Chapter 481 Confession. The Himalayan Girl. Chapter 481 Confession. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। थैंक यू निकेता, सैम, रेकर एंड यश जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। वैसे दोस्तों, जान के खुशी हुई कि मेरी अम्मी की तरह आप सबकी अम्मी भी अपना डेवल रूप धारण करती हैं। लेकिन आपकी मॉम्स कम से कम खाने के लिए तो पूछती हैं। मेरी अम्मी तो झगड़े के बाद कभी खाना तो छोड़ो, पानी के लिए भी नहीं पूछती। ये तो मेरी घोर बेइज्जती है। मुझे बेशर्मा की तरह प्लेट लेकर बैठना पड़ता है। उन्हें तो मेरी हालत पे भी तरस नहीं आता, बल्कि जब मुझे प्लेट लेकर बैठते देखती है तो हंस देती है, वो भी मेरा मजाक बनाते हुए। टिपिकल भिखारी वाली फीलिंग। ऐसे हाल है आपकी राइटर साहिबा की। घर में कोई कदर ही नहीं है टैलेंट की। बातें बहुत हुई, आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि नील को सामने देख अग्नि उसे एकदम से हक कर लेती है, लेकिन नील के उससे अपनी हरकत पे माफी मांगने पे वो एकदम से भड़क जाती है, ये कहते हुए कि उसे काफी मजा आ रहा था ना उसे परेशान करने में। अग्नि के गुस्से को देख नील कुछ पल के लिए सहम जाता है, लेकिन अग्नि का गुस्सा भी अपनी जगह सही था। ये बात भी वो जानता था और उसने खुद उसकी हालत देखी थी। अग्नि की आंखों से बहते हुए आंसू इस बात के गवाह थे कि वो उसके लिए कितना परेशान थी। नील को अच्छे से डांटने के बाद अग्नि जैसे ही जाने को हुई, वो वापस से पलट के उसके हाथ को पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि उसे अब नील पे रत्ती भी भरोसा नहीं है। नील को जाने क्यों अग्नि की इस हरकत पे हंसी आ जाती है। हरकत भले ही बचकानी थी, लेकिन अग्नि किसी भी रिस्क को लेने के मूड में नहीं थी। नील ये बात भी अच्छे से जानता था कि वो अभी भी उससे नाराज है। वो उसे देखते हुए होठों पे तिरछी मुस्कान लिए बोला, इतना डर कि हाथ ही पकड़ लिया। नील की बात सुन अग्नि उसे घूर के देखती है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, डर नहीं है, बस तुम्हें ढूंढने पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तभी नील उसकी ओर झुकते हुए आगे बोला, वैसे अग्नि, ये तो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन अगर मैं सच में तुम्हें छोड़कर चला जाऊं तब तुम क्या करोगी? नील को बात सुन अग्नि ने गुस्से से उसकी ओर देखा और नाराजगी जताते हुए बोली, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे तुम? अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं। लेकिन अग्नि के पास जैसे कोई शब्द ही नहीं थे। वो नहीं जानती थी कि वो नील के साथ क्या करेगी, लेकिन वो बस इतना जानती थी कि वो उसे दूर नहीं जाने देगी, इसलिए तो उसने उसका हाथ पकड़ा था। तभी अग्नि अपनी बात को पूरा करते हुए बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वही नील उसकी बात सुन मुस्करा देता है। भले ही वो गुस्सा थी, लेकिन ये गुस्सा अच्छा था। वो मुस्कराते हुए बोला, क्या मुझसे बात किए बिना रह लोगी? नील की बात सुन अग्नि उसकी आंखों में देखने लगती है। जाने क्यों आज नील उसे कुछ अलग ही मूड में लग रहा था। उसकी आंखों में आज शरारत छलक रही थी। उसकी दिलकश मुस्कान और आंखों की शरारत देख अग्नि को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो इस नील को जानती ही न हो। तभी वो उसे देखते हुए आगे बोला, और वैसे भी तुम मुझे छोड़ोगी कैसे? अब तो हाथ पकड़ लिया है। इतना कह वो उसे उन दोनों के हाथ दिखा देता है जिसमें अग्नि ने अपनी उंगलियां पिरोए हुए थी। नील की बात सुन अग्नि भी उन दोनों के हाथों को देखने लगती है। बैकग्राउंड म्यूजिक। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे पास हो, तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं फना। अगर सुना है तो कमेंट में बताना। जाने क्यों अचानक ये याद आया गया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, कोई कुछ नहीं कहता। नील एकटक उसे देख रहा था, जबकि अग्नि से उसकी इतनी इंटेंस नजरें खुद पे महसूस कर बेचैन हो उठती है। नील देखता है, उसके गाढ़े चेहरे पर अब भी रोने के निशान थे। नील ने अपना दूसरा हाथ धीरे से उसके गाल पर रखा और उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम सच में मेरे लिए डर गई थी कि रोना शुरू कर दिया था? अग्नि ने नील की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें नील की आंखों से कुछ कह रही थीं, जिसमें थोड़ी एम्बरेसमेंट भी थी। नील ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, अगर तुम कहोगी तो कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। एक बार कह के तो देखो। नील की बातें सुन अग्नि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जाने आज वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। अग्नि की आंखों में असमंजस के साथ नील को देख रही थी, जैसे नील की कही बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही हो। वो जल्दी से अपने दूसरे हाथ को नील के माथे पे रख उसका टेम्परेचर चेक करते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कहीं सिरविर के बल गिरे तो नहीं थे न? तुम्हें सिर पे कोई चोट तो नहीं आए है न?
इतना कह वो नील की आंखों में देखने लगती है। अब वो भी सही थी, जो इंसान हर वक्त आपको काटने के लिए दौड़े, अचानक से ऐसी बातें करे तो वो क्या ही सोचेगा। नील अग्नि की बातें सुन उसे घूर के देखता है और उसके दूसरे हाथ को पकड़ते हुए जरा गुस्से में कहता है, पागल हो गई हो क्या? नील की बात सुन अग्नि भी उसी अंदाज में बोली, एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहती हूँ, पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग ठिकाने तो है तुम्हारा? उसकी बातें सुन नील मन में, पागल लड़की, यही सोच के वो एक गहरी सांस लेता है। सॉरी दोस्तों, अच्छा खासा रोमांटिक मूड खराब कर दिया, लेकिन मुझे जलन हो रही थी। अपनी ही नोवेल, अपने ही कैरेक्टर्स, लेकिन बेचारे आपकी राइटर साहिबा के अत्याचारों के मारे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कह अग्नि जैसे ही हाथ छुड़ाने को हुई, पर नील अपने हाथ की पकड़ उसके हाथ पे कसते हुए उसे एकदम से अपनी ओर खींचते हुए करीब कर लेता है। अग्नि ने नील को देखा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, नील जल्दी से उसके होठों पे अपने होंठ रख देता है। नील के अचानक से ऐसे मूव पे अग्नि की आंखें फैल जाती हैं। अरे बोले तो उसकी मेमोरी क्रैश हो जाती है। अग्नि को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी हुआ तो हुआ क्या। नील काफी जेंटली उसे किस कर रहा था, लेकिन अग्नि ब्लैंक आउट हो चुकी थी। अग्नि से कोई रिस्पॉन्स न आते देख नील उससे अलग होकर उसे देखने लगता है, तो अग्नि बस स्टैच्यू बन चुकी थी। ये देख नील अपनी गर्दन एक तरफ झुका के अग्नि को एकटक देखने लगता है। अग्नि को जब एहसास हुआ कि नील ने अभी अभी क्या किया, वो उसकी ओर देखते हुए हैरत के साथ, तुमने मुझे? नील उसकी ओर देख पूछते हुए, हाँ मैंने तुम्हें क्या? अग्नि उस पे बिगड़ते हुए, हाउ डरे यू, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? नील को उसकी बात पे हंसी आ रही थी, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या तुम चाहती हो मैं दोबारा तुम्हें करके बताऊं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ? नील जो अब तक उसका दूसरा हाथ छोड़ चुका था, उसी हाथ से अग्नि एक फिस्ट बना नील को सीने पे मारते हुए बोली, पागल कहीं कि तुम मेरे नील हो ही नहीं सकते। इडियट, तुम मुझे ऐसे कैसे किस कर सकते हो? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। नील दो चार मुक्के खाने के बाद उसके हाथ को पकड़ते हुए, अरे बाबा बस भी करो। इतना कह वो उसे देखने लगता है। अग्नि की आंखों में नाराजगी थी। नील उससे पूछते हुए, क्या बात का इतना गुस्सा है? तुम्हें किस किया इस बात का? क्या तुम्हें बिना पूछे किस किया इस बात का? क्योंकि अभी तुमने ही कहा कि मुझे किस करने से पहले तुमने पूछना चाहिए था। अग्नि उस पे गुस्सा करते हुए, और नहीं तो क्या, तुम ऐसे ही किसी भी लड़की को कैसे किस कर सकते हो? उसकी बात सुन नील बोला, तो अब पूछ लेता हूँ, बोलो क्या किस करने दोगी? अग्नि उसकी बात सुन पहले तो हैरान, फिर एकदम से सकपका जाती है। वो उस पे गुस्सा करते हुए बोली, नील की दुकान, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है, तुम ऐसे ही किसी भी लड़की को किस नहीं कर सकते, समझे? नील उसकी बात पे नमे और हिला देता है, जैसे कह रहा हो मैं कुछ नहीं समझा। अग्नि आंखें मीचते हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए बोली, तुमने लड़कियों को समझ क्या रखा है? ऐसे ही किसी को भी किस कर दोगे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? अग्नि की बात सुन नील बोला, लेकिन तुम कोई भी थोड़े ही हो, और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो वो तुम बता सकती हो? और आई थिंक मैंने अपनी ओर से क्लियर कर दिया है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं। अग्नि एक पल के लिए नील की बात सुन स्तब्ध रह जाती है। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए नील की ओर देखा। क्या मतलब था नील का इस बात से कि उसने अपनी फीलिंग्स क्लियर कर दी है? क्या वो उसे लाइक करता था? अगर हाँ तो क्या ये उटपटांग सी हरकत उसका कन्फेशन थी? अग्नि जितना इस बारे में सोच रही थी, वो पागल हुआ जा रही थी। शायद उसकी मेमोरी सच में क्रैश हो चुकी थी। पहले नील का गायब होना, उसका हद से ज्यादा परेशान होना, फिर उसका फ्लर्ट करना, उसके बाद किस और अब ये ऐसा कन्फेशन। भगवान हो बचाए अग्नि को। अग्नि का चेहरा यही सोच के एकदम से लाल हो गया और उसने तुरंत नील को पीछे धकेलते हुए कहा, नील क्या ये एक कन्फेशन है? नील उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाते हुए, तुम कह सकती हो। उसकी बात सुन अग्नि एकदम से पीछे पलट जाती है। उसकी हार्ट बीट शताब्दी एक्सप्रेस से भी फास्ट भाग रही थी। वो आंखें बंद कर खुद को शांत करने लगती है, लेकिन साथ ही उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बरकरार थी। तो वही नील अब अपनी ही हरकत पे सिर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद उसने अपनी इस हरकत से अग्नि ऑफेंड कर दिया है। क्या होगा आगे? क्या नील की इस हरकत से अग्नि होगी नाराज या लाएगी दोनों की नया पार? जब 482 बूटी मिल गई। द हिमालयन गर्ल, चैप्टर 482, बूटी मिल गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे।
Thanku Riya, Rekha, Yash, Sam and Nikita ji for your beautiful comments. Kakali and Komal ji absent थी। जाने कहाँ गायब हो जाते हैं सारे बारी बारी। क्या सब ने ट्रून्स डाली है क्या कि आज मेरी बारी और कल तुम्हारी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ जंगल में फूल को ढूंढ रहे थे। तभी नील को शरारत सूझी और वो छुप जाता है। लेकिन जब वो अग्नि को रोते हुए देखता है तो वो उसके पास आ जाता है और उसे किसके साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देता है, जिसे देख अग्नि एकदम से हैरान हो जाती है। लेकिन वो कैसे रिएक्ट करे वो नहीं जानती थी। वो पलट के अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश कर रही थी और नील को लगता है अग्नि उससे ऑफेंड कर दिया है। अग्नि सही थी। एटलीस्ट उसे इतना बोल्ड स्टेप उठाने से पहले अग्नि से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए थी। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया ही चुग गई खेत। तो वहीं अग्नि के होठों पे इस वक्त एक मुस्कान थी। साथ ही वो इस वक्त ब्लश कर रही थी, जिससे उसका चेहरा और कान लाल हो गए थे। अपने आप ही उसके हाथ अपने होठों पे चले जाते हैं, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो वापस से नील को देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसकी सारी की सारी बोल्डनेस जैसे धरी की धरी रह गई थी। तो वहीं नील सोच रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अग्नि शायद उससे गुस्सा है। तभी नील एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अग्नि देखो, अगर तुम गुस्सा हो, नाराज हो तो तुम कह सकती हो, लेकिन प्लीज कुछ तो कहो। हर बढ़ते सेकंड के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये कहते हुए नील की पकड़ उसके हाथ पे कस जाती है। अग्नि नील के हाथों की वार्मथ अपने हाथों में महसूस कर सकती थी, लेकिन ये सब इतना ऑल आउट ऑफ सडन हुआ था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए वो नहीं समझ पा रही थी। अग्नि कुछ कहती तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है, जिसकी रोशनी उस अंधेरे में ऐसी थी जैसे कोयले के खदान में हीरे की होती है। अग्नि ये देख नील से बोली, नील। नील को लगा वो उनके बारे में बात करेगी। नील कैसे खुद को सुनने के लिए तैयार करता है, लेकिन तभी अग्नि उसे देखते हुए किसी चीज की ओर इशारा कर देती है। नील पहले तो एक नज़र अग्नि को देखता है, फिर अग्नि की उंगली की डायरेक्शन में। लेकिन जब वो उस तरफ देखता है तो वहां सच में कुछ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस चीज से एक जादू या आभाक रोशनी निकल रही हो। ये देख दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि फिलहाल दोनों ही थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। इसलिए दोनों टॉपिक चेंज करने में ही भलाई समझते हैं। दोनों ने पास जाकर देखा तो वहां जमीन पे एक छोटा सा पौधा था, जिसपे गहरे लाल रंग का फूल था, जिससे रोशनी निकल की रोशनी पड़ रही थी, जो देखने में चांद की रोशनी की ही तरह थी। जबकि फूल का रंग गहरा लाल था, जो एक नज़र में देखने में किसी गुलाब की तरह था, लेकिन उससे काफी अलग। नील उसे देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है, क्या यही काल संजीवनी होगा? उसकी बात सुन अग्नि पहेली को याद करते हुए बोली, वत्सला ने कहा था, काल को हराए, ऐसा इसका रंग अंधकार में चमके। तभी नील भी उसके साथ बोला, जैसे चांद संग। अग्नि हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, अब रंग का तो पता नहीं, लेकिन इसकी चमक तो मून की तरह ही है। तभी नील बोला, लेकिन तुम तो कह रही थी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इतना कह वो उसे देखने लगता है। तभी अग्नि बोली, तो अब? तभी नील बोला, महक है इसकी, रात रानी सी। क्या इसमें कोई खुशबू है? नील की बात सुन अग्नि उसकी खुशबू चेक करने के लिए हल्के से फूल की ओर जैसे ही झुकने को हुई, नील उसे हाथ से वापस खींचते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? नील का सवाल सुन अग्नि बोली, और खुशबू देख रही थी, फूल में है या नहीं? उसकी बात सुन नील बोला, कोई जरूरत नहीं है फूल के इतना पास जाने की, दूर से चेक करो। अच्छा तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। अग्नि देख सकती भी नील को उसकी कितनी चिंता है, लेकिन वो खुश हो ना नहीं उसे समझ में नहीं आता था। लेकिन अगर अग्नि की जान कीमती थी तो क्या नील की जान की कोई कीमत नहीं थी? अग्नि उसे भी रोकते हुए बोली, तो तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है 30 मार खान बनने की। नील उसकी आंखों में देखते हुए, इतना चिंता? ये कहते हुए वो मुस्कुरा देता है। उसकी स्माइल अग्नि को जैसे टीज करने के लिए ही थी, जिसे देख अग्नि मन में, कितनी फुर्सत में बनाया है तुम्हें भगवान ने, एक तो इतनी खूबसूरत आंखें, ऊपर से ये कातिलाना मुस्कान। लगता है तेरा घायल होना तय है अग्नि, इसलिए जरा संभल के। यही सोच के वो खुद में मुस्कुरा देती है। तभी नील उससे पूछते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? अग्नि भी मुस्कुराते हुए, तुम्हें। लेकिन फिर बनावटी मुस्कुराहट के साथ आगे बोली, नहीं देख रही हूँ, मैं तो इसे देख रही थी। इतना कह वो फूल की ओर इशारा कर देता है।
और उसकी बात सुन नील बस चेहरे को दूसरी तरफ घुमाकर मुस्कुराने लगता है। तभी अग्नि बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नील, पहेली में कहा था कि काल को हराए, ऐसा इसका रंग अंधकार में चमके जैसे चांद संग, महक है इसकी रात रानी सी, तपन मिटा दे शीतलता इसकी, जंगल की गहराई में छिपा हुआ राज, दिखे न किसी को इसका अपना है काज, प्रभात से पहले इसे ढूंढ पाओ, वरना ये फिर युगों तक न मिल पाओ। ये कहते ही नील को देखने लगती है। नील भी इसी बार में सोच रहा था। वो हल्की नाराजगी के साथ आगे बोली, इसमें एक ही लाइन है जो मेरे पल्ले पड़ी है, वो है इसके सुबह होते ही गायब होने की, बाकी सब तो हवा को बातें हैं। अब तुम जी बताओ, काल का भी कोई रंग होता है क्या? और चांद चांद अब धरती पे इसका चक्कर लगाने तो आएगा नहीं। और रात रानी की खुशबू है, तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि उसने परफ्यूम लगाया होगा, जिसकी खुशबू दूर से ही आ जाएगी। गहराई और ऊंचाई गई तेल लेने, अब क्या सुबह तक इसके गायब होने का इंतजार करें क्या? अरे चुपचाप इसे लो और चलो, मुझे तो लगता है यही होगा। उसकी बात सुन नील बोला, लेकिन तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वत्सला के साथ। अग्नि उसे घूर के देखती है। ये देख नील थोड़ा सा कपका जाता है, इसलिए वो अपनी बात को सुधारते हुए बोला, आई मीन मैं पूछ रहा था कि क्या तुम शो हो? अग्नि पाउट करते हुए बोली, पता नहीं, लेकिन हुआ तो। उसकी बात सुन नील भी अपनी गहरी सोच में डूबते हुए अमकर हमिंग करने लगता है। ये देख अग्नि इरिटेट होते हुए बोली, ये अम क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है? तभी नील अग्नि को देखते हुए बोला, अगर ये काल संजीवनी है भी तो इसे तोड़े कैसे? बस यही सोच रहा हूँ। नील की बात सुन अग्नि बोली, एक बार मान के देखें। नील उसे वहीं उचका देखने लगता है। नील पूछते हुए, मान के अच्छा कैसे मांगना है, जरा ये भी बता दो। उसकी बात सुन अग्नि बोली, अरे कोशिश तो करो। उसकी बात सुन नील भी उसी की तरह तंजिया लहजे में बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार बताओ तो सही। फिर मैं भी कोशिश करता हूँ। इतना कह वो मुस्कुरा देता है। नील की बात सुन और उसके चेहरे की उस मुस्कुराहट को देख अग्नि उस पे भड़कते हुए बोली, तुम मेरा मजाक बना रहे हो। अग्नि को गुस्सा करते देख नील एक आह भरते हुए बोला, अरे मुझे सच में नहीं पता। ये देख अग्नि उसे आंखें छोटी कर देखने लगती है, लेकिन नील के एक्सप्रेशंस अब भी वैसे ही थे। ये देख वो बोली, वत्सला में कहा था, हम फूल से परमिशन मांगेंगे तो वो खुद जो टूट के हाथ में आ जाएगा। ये कहते हुए वो फूल के पास बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ फूल ले पास ले जाते हुए बोली, हमें इस फूल की जरूरत है, क्या हमें ये मिल सकता है? नील को अग्नि की मासूमियत पे हंसी आ रही थी। वो सच में फूल को ऐसे मांग रही थी जैसे वो सच में उसके कहने भर से टूट के हाथ में आ जाएगा। अग्नि आगे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज। तभी नील अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, हिंदी, उसे इंग्लिश समझने नहीं आएगी। अग्नि नील की आवाज से समझ गई थी कि वो उसका मजाक बना रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बल्कि एक नज़र उसे घूर के देखते वापस से फूल को देखने लगती है। लेकिन इस बार वो मन में बोली, प्लीज हमें इस फूल की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या हमें ये फूल मिल सकता है? नील अग्नि को एक फूल के लिए इतना गंभीर होते देख हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसके एफर्ट्स उसका दिल छू जाते हैं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो अनबिलीवेबल था। वो फूल खुद हो टूट के अग्नि के हाथ में आ जाता है। जहां ये देख अग्नि खुश हो जाती है, तो वही नील ये देख हैरान था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो फूल ऐसे ही खुद ब खुद टूट के अग्नि के हाथ में आ जाएगा। अग्नि खुश होते हुए नील को देखती है और उसे उस फूल को दिखाते हुए बोली, नील सी। इतना कह वो झट से उसे हक कर लेती है। ये नील के लिए दूसरा झटका था, अग्नि का अनएक्सपेक्टेडली हक करना। नील इससे पहले उसे बाहों में भरता। अग्नि उसे अलग होते हुए बोली, चलो सबको बताते हैं। नील वॉज लाइक, क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो अग्नि को खुश देख खुश था, इसलिए वो बीती बातों को जाने देता है, यही सोच के कि वो उससे इस बारे में बाद में बात करेगा। दोनों वापस चल देते हैं। अग्नि टाइम देखती है तो अभी भी तीसरे पहर को खत्म होने में काफी टाइम था। तब तक वो आराम से वहां पहुंच जाते। जब वो झरने के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। ये देख अग्नि बोली, मुझे लगा था सब आ गए होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अग्नि को एक्साइटमेंट को देख नील मुस्कुराते हुए बोला, सब आ जाएंगे। तभी वहां एरी और यमी भी आ जाते हैं। वो दोनों भी काफी खुश लग रहे थे। इससे पहले अग्नि कुछ कहती, तभी यमी खुश होते हुए बोली, आपको पता है, हमें काल संजीवनी मिल गई। इतना कह वो उन्हें अपने हाथ में पकड़ा फूल दिखा देती है।
और अग्नि हैरत के साथ उसके हाथ में पकड़े फूल को देखने लगते हैं। यमी की बात सुन अग्नि अपने हाथ में पकड़े फूल को देखते हुए मन में, हमें लगा था ये काल संजीवनी होगा। तो वही इरी और यमी ने भी उसके हाथ में फूल नोटिस कर लिया था। ये देख यमी अपने हाथ में पकड़े फूल को देखने लगती है। दोनों अलग अलग थे, लेकिन उनमें से काल संजीवनी कौन सा था, ये तो शायद कोई भी नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद जब समीर और क्रिस्टीन भी वहां आ जाते हैं, समीर के हाथ में भी एक फूल था जो सबने देख लिया था। उसके कुछ बताने से पहले ही सब एक दूसरे को असमंजस में देखने लगते हैं। तभी समीर खुश होते हुए बोला, देखो तुम्हारे चाचू को क्या मिला, ये रही काल संजीवनी बूटी। वाइफ हियर व्हेन समीर इज हियर, ढूंढ निकाली न। इतना कह वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगता है। उसकी बात सुन सभी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन तभी क्रिस्टीन की नज़र उनके हाथ में पकड़े फूल पे जाती है, इसलिए वो उन्हें सवालिया निगाहों के साथ देखने लगती है और समीर को भी इशारा कर देती है। तभी समीर पूछते हुए, ये? तभी चारों एक साथ, काल संजीवनी, और सभी हंस देते हैं। लेकिन तीनों फूल अलग अलग थे। क्या होगा आगे, और ये क्या चक्कर है अलग अलग फूलों का, और कौन सी बूटी है असली? चैप्टर 483 इडियट, स्टूपिड गर्ल अग्नि, द हिमालयन गर्ल। चैप्टर 483 इडियट, स्टूपिड गर्ल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। थिंकू सैम, रेखा काकली, यश, निकेता फॉर योर ब्यूटिफुल कमेंट्स एंड फैमिली में कुछ नए मेंबर्स आए हैं दोस्तों। इतनीत कौर एंड एंडी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स मुझे चने के झाड़ पे पहुंचाने के लिए काफ़ी होते हैं। कभी कभी लगता है अगर बाय चांस नीचे गिरी न तो खजूर में नहीं पाताल में मिलूंगी। अच्छा लगा एंडी कि आपको स्टोरी ने कमेंट करने के मजबूर कर दिया। मैं तो चाहती हूँ मेरे सभी साइलेंट रीडर्स लाइक और कमेंट करें। वैसे काकली जी, मुझे आप सबकी छुट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डरती हूँ आप लोग छोड़ के न चले जाएं। और यश और रेखा जी, आप तो मुझे जानते हैं, रोमांस की दुश्मन अगर कोई है तो वो है आपकी राइटर साहिबा, इसलिए आपको कल के चैप्टर में वो नहीं मिला जो चाहिए था। लेकिन आज के चैप्टर के बाद तो आप मुझे कोसने वाले हैं, वो भी शिद्दत से। आप फ्री हो मुझे डांटने के लिए बट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि तीसरे पहर के पूरा होते होते अग्नि और नील, इरी और यमी, समीर और क्रिस्टीन आ चुके थे। तीनों के हाथ में एक अलग अलग रंग का फूल था जिसे वो काल संजीवनी फूल समझ के तोड़ लाए थे। अब उसमें से काल संजीवनी कौन था, ये तो भगवान ही जाने। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। अग्नि भी थोड़ा उदास हो जाती है, उसे लगा था वही फूल काल संजीवनी होगा। ऐसा ही कुछ हाल समीर का भी था। ये देख समीर धीरे से क्रिस्टीन से बोला, क्रिस्टी, हमने तो सोचा था हम अपनी बहादुरी के किस्से सुनाएंगे, लेकिन यहाँ तो सभी हाथ में फूल लिए खड़े हैं। अब तो मुझे लग रहा है हम भी इस फूल के चक्कर में फूल बन गए हैं। समीर की बात सुन क्रिस्टीन बनावटी मुस्कान के साथ समीर को देखते हुए बोली, हम नहीं, सिर्फ तुम समीर, तुम्हें ही शौक चढ़ी थी सुपर हीरो बनने का, हम तो शो भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ इस फूल की खुशबू तुम्हें अच्छा लगा, इसलिए तुम बेगर की तरह फूल मांगने लगा। उसकी बात सुन समीर का मुंह बन जाता है और हाथ में पकड़े उस ग्रे कलर के फूल को देखने लगता है। उसके चेहरे पे निराशा साफ छलक रही थी। क्रिस्टीन सही थी, समीर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि जब वो रास्ते से जा रहे थे तो दोनों को एक बड़ी ही मदहोश करने वाली खुशबू अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। दोनों उस ओर बढ़ जाते हैं। तभी समीर की नज़र उस ग्रे कलर के फूल पे पड़ती है। वो काफी ज्यादा खुश था, जस्ट उसकी खुशबू अच्छी थी। समीर को महक वाली लाइन याद आती है और वो भी अग्नि की ही तरह रिक्वेस्ट करके फूल को उससे मांगता है। क्रिस्टीन पहले तो देख हैरान हो जाती है, लेकिन वो फूल खुद ब खुद टूट के उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। अब तो उसकी सारी खुशी ही जैसे हवा हो गई थी। वो कुछ देर इंतजार करते हैं, जब उन्हें सामने से हेती और वत्सला आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में भी एक फूल था। ये देख सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन ज्यादा कोई खुशी नहीं थी। इससे पहले वो कुछ बात करते, तभी अम्मी दूसरी ओर इशारा करते हुए बोली, लो हिमानी और रुद्र जी भी आ गए, जिनके हाथ में शायद इस वक्त कुछ भी नहीं था। रुद्र पीछे हाथ बांधे चल रहा था, जबकि हिमानी भी काफी शांत लग रही थी, यानी कि उन्हें कुछ नहीं मिला था। सब चांद की रोशनी में एक साथ एक घेरे में खड़े थे। सब हैरान थे कि सभी के हाथ में एक एक फूल था। तभी वत्सला पूछते हुए बोली, तो क्या किसी को औषधि मिली? उसकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं।
तभी इरी वत्सला को देखते हुए बोला, तो क्या ये काल संजीवनी नहीं है? इरी की बात सुन वत्सला नमे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, ये काल संजीवनी नहीं है। ये विषता पुष्प है, जिसे विष के प्रभाव को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके असर को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हेती को दिया विष कालकूट है, और कालकूट से अधिक घटक विष दूसरा कोई नहीं, क्योंकि कहा जाता है कालकूट विष समुद्र मंथन से निकले विष की बूंदों से बना है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया है, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। उसी विष की बूंदे पाताल में एक पौधे पे गिरी थी, तब से उस पौधे को कालकूट कहा जाने लगा। इससे अधिक घातक विष दूजा कोई नहीं है, यहाँ तक कि कोई और औषधि उसके प्रभाव को खत्म नहीं कर सकती। ये विषता भी नहीं, लेकिन शायद उससे उसका कुछ असर खत्म हो जाए। ये कहते हुए वत्सला हेती के लिए काफी परेशान लग रही थी। वत्सला की परेशानी देख सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। सब जानते थे समस्या जितनी दिख रही थी उसे कहीं बड़ी है। तभी यमी बोली, हमें ये मिला है। वत्सला देखती है, यमी के हाथ में एक सुनहरे पीले रंग का फूल था। ये रात में भी सूरज की तरह चमक रहा था, तो हमें लगा यही काल संजीवनी होगी, इसलिए इरे और हमने ने इसे पौधे से मांगा और ये टूट गया। ये देख हेती मुस्कुरा देता है। कई बार किसी के छोटे से छोटे एफर्ट्स भी इंसान को खुश कर जाते हैं। हेती को भी खुशी होती है कि उसके मित्र उसके लिए कितना परेशान थे। वो बोला, ये स्वर्णगंधा है, जिससे आप किसी का भी भविष्य एक बार देख सकते हैं, लेकिन ये एक जीव पे सिर्फ एक बार ही कार्य करता है। हेती की बात सुन यमी आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके एफर्ट्स शायद फेल हो गए थे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हेती तो इस बात से ही खुश था कि सब उसके लिए इतना कुछ कर रहे थे। तभी समीर आगे हाथ करते हुए बोला, और ये? उस फूल को देखते हुए वत्सला बोला, ये सोम पुष्प है, जो चांद को रोशनी में अपनी महक से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इससे किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है और उससे अपना काम भी करवाया जा सकता है। आपके वाले पुष्प में 5 पंखुड़ियां हैं, इसलिए आप इसे 5 बार से अधिक प्रयोग नहीं कर सकते। ये देख समीर भी उदास होते हुए बोला, तो ये भी काल संजीवनी नहीं है? वत्सला नमे सिर हिला देती है। समीर भी निराश हो जाता है। भले ही उस फूल का कोई भी काम हो, लेकिन समीर तो उसे हेती की परेशानी को दूर करने के लिए लाया था। लेकिन इस सब के बीच वो सब फूल की असली शक्ति को जैसे इग्नोर ही कर देते हैं, जैसे वो उनके लिए यूजलेस हो। यहाँ भी सिर्फ निराशा ही उनके हाथ लगी थी। तभी अग्नि बोली, और ये? उस फूल को देख वत्सला और हेती दोनों हैरत के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। वत्सला हैरत के साथ अग्नि से पूछते हुए बोली, ये तुम्हें कहाँ मिला? अग्नि के हाथ में एक गुलाब जैसा फूल था, जो अभी तक किसी ने भी गौर से नहीं देखा था। ये देख यमी बोली, ये तो गुलाब है। लेकिन हेती और वत्सला दोनों ही हैरान लग रहे थे। तभी वत्सला बोली, नहीं, ये गुलाब नहीं है। बल्कि इतना कह वो रुक जाती है और चमकती आंखों से उस फूल को देखने लगती है। ये देख अग्नि खुश हो जाती है। उसे लगा ये वही बूटी होगी। वो एक्साइटेड होते हुए बोली, तो क्या ये? इतना कह वो नील को देखने लगती है, पर इससे पहले अग्नि आगे कुछ कहती। तभी हेती मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, ये वो नहीं है। वत्सला भी हेती की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, इसे मोहिनी या चंद्रपुष्प भी कहते हैं। नील देखता है। हेती और वत्सला दोनों उस फूल को लेकर काफी क्यूरियस लग रहे थे। तभी वत्सला उन्हें बताते हुए बोली, कहा जाता है इस पुष्प से शत्रु को भी वश में कर अपने प्रेम जाल में फंसाया जा सकता है। इस पुष्प का प्रभाव इतना तेज होता है कि शत्रु भी एक दूसरे से असीम प्रेम करने लगते हैं। इस पुष्प की अपनी एक प्रेम कहानी है, लेकिन ये पुष्प अति दुर्लभ है। कहा जाता है इस पुष्प को पाने के लिए देवता भी नंदन वन आ चुके हैं। वत्सला की बात सुन अग्नि हैरत के साथ फूल को देखने लगती है। क्या सच में एक कोटे से फूल के लिए देवताओं को भी नंदन वन आना पड़ा होगा? अब तो अग्नि को सच में स्पेशल फील हो रहा था। लेकिन तभी अग्नि का दिमाग ठनका। वो वत्सला से हैरत के साथ पूछते हुए बोली, आपका मतलब इससे दुश्मन भी एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं? वत्सला हाँ में सिर हिला देती है। ये देख अग्नि नील को घूर के देखती है। नील उसके दिमाग में चल रहे ख्यालों से अनजान उससे यूं खुद को देखता हुए पाकर पूछते हुए बोला, क्या अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इतना कह वो उसे देखने लगता है। अग्नि अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तभी तुम बहकी बातें कर रहे थे। अग्नि की बात सुन नील की आंखें फटी की फटी रह जाती है और बाकी सब भी उन्हें देखने लगते हैं। अग्नि भूल गई थी वो नील से क्या कह रही है। तभी हिमानी भी थोड़ा हैरत और क्यूरियोसिटी के मिले जुले भाव से पूछते हुए बोली, बहकी बातें?
नील परेशान सा सबको देखने लगता है और मन में अग्नि को कोस रहा था। क्या वो सच में पागल हो गई थी? अब तो उसे अपने सामने खड़ी स्टूपिड लड़की को देख अपना माथा पीटने का मन कर रहा था। क्या वो सबको उनके बारे में बताने का सोच रही थी? लेकिन हिमानी के सवाल से जैसे वो होश में आए हो। अग्नि को जैसे ही समझ में आया वो क्या कह गई है, तो वो खुद को ही डांटते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, बोलने से पहले कुछ तो सोचती। एक ही पल में उसके चेहरे पे परेशानी के भाव आ जाते हैं। रुद्र और समीर भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब तो हिमानी अग्नि को टीजिंग स्माइल देते हुए बोली, अब बताओ भी नील ने ऐसा क्या कहा? उसकी बात सुन अग्नि अजीब सी हंसी हंसते हुए, अरे कुछ नहीं, ये तो है पागल, तुम जाने दो न, तुम भी क्या लेकर बैठ गई? ही, ये कहते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। अग्नि के मुंह से खुद के लिए पागल सुन नील आंखें छोटी कर उसे देखने लगता है। वो गुस्से में उस पे भड़कते हुए बोला, पागल? और मैं पागल में हूं या तुम? इडियट! इतना कह वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अग्नि और बाकी सब उसे देखते रह जाते हैं। तभी यमी अग्नि से पूछते हुए बोली, अब ये इडियट और पागल क्या होता है? उसकी भोली सी बातें सुन हिमानी के साथ साथ क्रिस्टीन, रुद्र और समीर को भी हंसी आ जाती है। हिमानी मुस्कुराते हुए अग्नि को चिढ़ाते हुए बोली, तुम्हारी भाषा में कहें तो मूर्ख। अब तो उसकी बात पे अग्नि को छोड़ सभी हंस देते हैं और अग्नि हिमानी को खा जाने वाली नजरों से देखती है। लेकिन हिमानी उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाली थी। बाद में वो इस बारे में उससे जरूर पूछती। तो वही नील दूर जाके झरने के पास खड़ा हो जाता है। वो काफी गुस्से में लग रहा था। उसके गुस्से की वजह थी अग्नि का ये कहना कि वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। क्या सच में अग्नि को ऐसा लगता था? उसने जो कुछ भी उससे कहा या किया वो सब उस फूल के असर की वजह से था, या उनके बीच जो हुआ वो सच में उस स्टूपिड फूल की वजह से हुआ? नील खुद पे ही गुस्सा करते हुए बोला, ये अग्नि भी न, एक फूल की वजह से सब खराब हो गया। काश कोई फूल मिला ही नहीं होता। अग्नि, क्या करूं मैं तुम्हारा? स्टूपिड गर्ल। नील को समझ में नहीं आता कि वो उस पागल लड़की का क्या करे। इस वक्त तो नील को खुद पे ही तरस आ रहा था। क्या होगा आगे? दोस्तों, आपकी राइटर साहिबा ने तो फेर दिया नील की फीलिंग्स पे पानी। बेचारा नील। आप चाहो तो कोस सकते हो, वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। क्या अग्नि समझ पाएगी नील की फीलिंग्स को, या ये सिर्फ बन के रह जाएगी नील की उसके लिए बहकी बहकी बातें? क्या नील अग्नि को एहसास करवा पाएगा अपनी फीलिंग्स के बारे में? और काल संजीवनी का क्या? कैसे ढूंढ पाएंगे सब हेती को दिए विष का इलाज? चैप्टर 484 एथ वंडर, द हिमालयन गर्ल। चैप्टर 484 एथ वंडर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक यू कोमल, सैम, काकली, यश, रेखा जी और निकेता जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। एंड बाकी सब ने तो मुझे सच में आज कोस ही दिया। इतना भी सीरियसली नहीं लेना था मेरी बातों को। आज तो मुझे छुपने के लिए पाताल भी नहीं मिला। आई एम सॉरी, कल आधे से ज़्यादा चैप्टर लिख दिया था, लेकिन फिर हुआ जिसके बाद में लिख नहीं पाए। सो आई सॉरी दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि नील अग्नि को इडियट कह नाराज होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे उसका कन्फेशन बहकी बहकी बातें लग रही थी। तो वही यमी के पूछने पे कि इडियट क्या होता है, तो हिमानी अग्नि का मजाक बनाते हुए कहती है कि इडियट का मतलब मूर्ख होता है। उसकी बात सुन सबको हंसी आ जाती है। अग्नि हिमानी को घूर के देखती है, लेकिन फिर उसकी नज़र नील पे चली जाती है, जो रूठ के जा चुका था। लेकिन तभी वत्सला हेती को देखते हुए बोली, हेती, आज तो काल संजीवनी नहीं मिली, अब हमें भी नहीं पता कि हम आगे क्या करेंगे। तभी हिमानी वत्सला को देखते हुए बोली, वो वत्सला जी, मुझे और प्रोफेसर साहब को भी एक फूल मिला है। हिमानी की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। वत्सला उससे थोड़ी बेसब्र सी होते हुए बोली, फूल? लेकिन वो कहाँ है हिमानी? ये वत्सला के लिए एक आस की तरह था, जिससे वो हेती को बचा सकती थी। तभी हिमानी अपनी कमर में बंदी पोटली से एक फूल बाहर निकालती है, जिसकी चमक से सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। वत्सला जो सबके आगे थी वो अपनी आंखों को बाजू से ढक देती है, क्योंकि उसकी चमक थी ही ऐसी जैसे अंधेरे कमरे से निकलने के बाद किसी ने सूरज को देख लिया हो, जो सीधा आंखों में आके पड़ रहा हो। जैसे ही हिमानी ने उस फूल को निकाल के सबके सामने किया, सब हैरत के साथ फूल को देखने लगते हैं। सबके चेहरों पे आश्चर्य के भाव थे, क्योंकि उसकी चमक के उलट था इसका रंग, एक गहरे काले रंग का फूल, लेकिन चमक जैसे हीरे की खान, जो सबको आंखें बंद करने पे मजबूर कर दे। सब हैरान थे। तभी क्रिस्टीन चमकती आंखों से बोली,
अमेजिंग, पहली बार इतना खूबसूरत ब्लैक रंग का फ्लावर देखा है। उसकी बात सुन समीर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, कोयले की खान में हीरा, सुना था आज देख भी लिया। डोंट यू थिंक ये एक वंडर है? उनकी बातें हेती और उसके साथियों को तो समझ में नहीं आती, लेकिन वो समझ गए थे कि वो सच में हैरान थे। वो भी पहली बार ऐसे किसी फूल को देख रहे थे। उस फूल से आती भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी सुगंधित कर रही थी, जो बाकी सबसे अलग थी। ये देख हेती कहता है, काल को हराए ऐसा इसका रंग, अंधकार में चमके जैसे चांद संग। हेती की बात सुन हिमानी बोली, हम और प्रोफेसर साहब जब एक जगह पहुंचे तो वहां पे घाटी खत्म होती थी। वहां पहुंचे तो नीचे चट्टान से चमकीली रोशनी निकल रही थी। हमें देखने में अजीब लगा, लेकिन जब नीचे झांक के देखा तो कोई चीज चमक रही थी, जैसे कोई हीरा। लेकिन हमने सोचा नहीं था नीचे ये फूल होगा। प्रोफेसर साहब बड़ी मुश्किल से इस तक पहुंच और इसे तोड़ा, और इस चक्कर में इन्होंने अपने हाथ में भी लगा ली। हिमानी की बात सुन सब रुद्र को देखने लगते हैं। रुद्र अपने हाथों को पीठ पीछे छुपाए हुए था, एक बार भी उसने अपने हाथों को नहीं दिखाया था। समीर चिंता में रुद्र को उसके हाथ को दिखाने को कहता है। रुद्र पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन समीर उसकी बाजू पकड़ के उसे हाथ को दिखाने को कहता है। समीर जब रुद्र के हाथ को देखता है तो उसने पट्टी बंधी हुई थी, जो शायद हिमानी ने बांधी थी, क्योंकि वो कपड़ा हिमानी के कपड़ों से मैच हो रहा था। ये देख सभी उसके लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन हथेली की तरफ से अब भी उसमें खून के निशान देखे जा सकते थे। ये देख अग्नि बोली, चाचू आपको तो बहुत ज्यादा लगी है। अग्नि की बात सुन रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग ज्यादा ही सोच रहे हो, ये तो बस यूं ही छोटी मोटी चोट है। रुद्र की लापरवाही देख समीर बोला, तो तेरे लिए ज्यादा क्या होता? क्या पूरे हाथ के कटने का इंतजार था तुझे? रुद्र तू सच में पागल है, और तेरे साथ रह रह के किसी दिन में भी पागल हो जाऊंगा। समीर को रुद्र पे गुस्सा कर नाराजगी दोनों ही थी, लेकिन रुद्र जानता था कि ये समीर की चिंता है और कुछ नहीं। तभी हेती उसे देखते हुए बोला, लेकिन ये हुआ कैसे? और ये घाव? हेती की बात सुन हिमानी खामोशी के साथ रुद्र को देखने लगती है, क्योंकि रुद्र ने उसे कुछ भी बताने से मना किया था। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, वो बस चट्टान से नीचे उतरते हुए, लेकिन हम मेरा मतलब है मैं निश्चित नहीं था कि ये काल संजीवनी ही है या नहीं। तभी वत्सला उन्हें देखते हुए बोली, महक है इसकी, रात रानी सी, तपन मिटा दे शीतलता इसकी, ये वही है। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी बात सुन सभी मुस्कुरा देते हैं, सबकी आंखों में खुशी देखी जा सकती थी। हिमानी वो फूल आगे बढ़ा देती है। वत्सला ने जैसे ही फूल को छुआ तो उस फूल से ठंडक का आभास हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब समझ में आया कि उस पहेली का असल मतलब क्या था। तभी वत्सला हेती को देख मुस्कुराते हुए बोली, आपके विश का समाधान मिल गया हेती। हेती उसकी बात सुन बस मुस्कुरा देता है। फिर वो शुक्रगुजार नजरों से रुद्र और हिमानी को देखते हुए बोला, आप दोनों का धन्यवाद। रुद्र और हिमानी एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। तभी हिमानी खुश होते हुए बोली, हेती पृथ्वी में एक कहावत है, मित्रता में न ही क्षमा मानते हैं और न ही मित्रों को धन्यवाद कहते। हिमानी की बात सुन हेती मुस्कुराते हुए, लेकिन पाताल में ऐसी कोई कहावत नहीं है, और आप जैसे मित्र मिलना सत्य में भाग्य का खेल है। अब तो इरे और यमी के मन में भी उनके लिए सम्मान बढ़ गया था। वो भी उन्हें आदर की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि भले ही पृथ्वीवासी सही, लेकिन सब हेती को मदद के लिए आगे आए थे। तभी वत्सला हेती से बोली, अब हमें जल्द ही वैद्य को ढूंढना होगा हेती। ये देख हेती बोला, ये तो भोर होने पर ही संभव है, तब तक सब कुछ देर विश्राम कर लीजिए, अभी भी सुबह होने में समय शेष है, सब थक गए होंगे। तभी समीर मुंह बनाते हुए बोले, भूखे पेट नींद कैसे आएगी भला? एक तो पूरी रात जंगल में घूम के बिता दी, और खाने के लिए भी नहीं पूछा। समीर की हालत देख सबको हंसी और दया आ रही थी, लेकिन कोई भला क्या ही कर सकता था। सब मजबूर थे, सभी वही पत्थरों से टेक लगाए बैठ जाते हैं। एक बात थी, पाताल में रात के समय भी सर्दी नहीं थी, वरना हिमाचल की सर्दी में सुबह सब कुल्फी बन जाते। तो वही अग्नि देखती है, नील अब भी उनसे दूर खड़ा है। उसे देख वो मन में बोली, लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज कर दिया है उसे। यही सोच के वो उसकी ओर बढ़ जाती है, तो वही रुद्र एक पत्थर से टेक लगाए बैठा था और अपने हाथ में बंधी उस पट्टी को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पे इस वक्त मुस्कान थी, और साथ ही हिमानी को वो घबराया हुआ चेहरा, जो उसकी चोट देख ऑलमोस्ट रो ही दिया था।
हिमानी रुद्र के बगल में बैठते हुए, क्या दर्द हो रहा है प्रोफेसर साहब? रुद्र उसे देखने में सिर हिला देता है। वो रुद्र के उस हाथ बड़े ही प्यार से अपने हाथ में लेते हुए बोली, आपने तो डरा ही दिया था प्रोफेसर साहब। एक पल के लिए लगा जैसे हमने आपको खो दिया, अगर आप गिर जाते तो। ये कहते हुए उसकी आंखें एक बार फिर भर आई थीं। रुद्र उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोला, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं न? इसलिए अब परेशान होना बंद करो। हिमानी भरी आंखों से हाँ में सिर हिला देती है। तो वहीं अग्नि जब नील के पास पहुंची तो वो झरने के पास एक पत्थर पे बैठ के उसे एकटक देख रहा था। तभी अग्नि उसके पास आते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नील उसे एक नज़र देख वापस से नजरें सामने घुमा लेता है। तभी अग्नि बोली, देखो नील, सॉरी, वो सब गलती से मुंह से निकल गया था, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। नील अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से बिना कुछ कहे जाने लगता है। ये देख अग्नि उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नील मेरी बात तो सुनो, माफी तो मांग रही हूं न? तभी नील उसे देखते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे इस वजह से नाराज हूं? इतना कह वो एक गहरी नज़र अग्नि पे डालता है। अग्नि को उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो इस बात पे नाराज नहीं था, तो किस बात पे मुंह फुलाए हुए था। इतना कह वो उसके हाथ को हटाते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कह वो थोड़ा आगे निकल जाता है। अग्नि जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, अगर बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? नील गुस्से में एक तरह से जाने को हुआ तो अग्नि उसके सामने आ जाती है, दूसरी तरफ से जाने को हुआ तो वहां भी अग्नि आ जाती है। ये देख नील उस पर थोड़ा बिगड़ते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अग्नि? तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए उसके हाथ की मुट्ठियों की पकड़ कस गई थी। वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एट लास्ट फूट ही गया। तभी अग्नि हाथ बांधते हुए उसके सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में आंखों डालते हुए बोली, और क्यों बात नहीं करनी? तभी नील उसे दोनों बाजुओं से कस के पकड़ते हुए बोला, क्यों बात करूं मैं तुमसे? हाँ, मेरी बातें तो तुम्हारे लिए बहकी बहकी हैं, फिर उन्हें सुनने आए हो? नील की बात सुन अग्नि उसे एकटक देखने लगती है। क्या होगा आगे और क्या मोड़ लेगा नील का गुस्सा, और क्या हुआ था रुद्र के साथ? जब 485 ऑफिशियल गर्लफ्रेंड, द हिमालयन गर्ल, चैप्टर 485, ऑफिशियल गर्लफ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक सैम, रेकर, निकाटा एंड यश फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। रही बात आपकी इच्छा को पूरी करने की तो आपको 2 चैप्टर जैसे ही टाइम लगेगा दे दूंगी और यश जी आपको भी फॉलो कर दूंगी। अब ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि अग्नि नील से बात करने जाती है, लेकिन नील उससे नाराज था। ये देख अग्नि उसका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है, लेकिन नील उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज था। वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्या वो यहाँ उसकी वहाँ बहकी बहकी बातें सुनने आई है? नील की आंखों में काफ़ी गुस्सा था, साथ ही अपने गुस्से के चलते उसने काफ़ी ज़्यादा कस के अग्नि की बाजू को पकड़ा हुआ था। गुस्से की वजह से नील की आईब्रोज सिकुड़ गई थी, आंखों में नाराजगी के साथ साथ गुस्सा भी था, लेकिन अग्नि को अब उसके हाथ की पकड़ के दर्द महसूस हो रहा था। उसकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। वो नील की आंखों में देखते हुए बोली, नील। नील जैसे उसके आवाज़ लगाने से होश में आता है और खुद ब खुद उसकी पकड़ जैसे ढीली पड़ जाती है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी एकदम से बदल जाते हैं, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। वो एक नज़र अग्नि को देखता है, जिसके चेहरे पे इस वक्त दर्द के भाव थे। ये देख वो उससे नज़रें चुराते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था। अग्नि को समझ में नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। वो उसे उसके अटायर की बाजू से पकड़ते हुए बोली, नील आखिर बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? नील बिना उसकी ओर देखे, कुछ भी तो नहीं, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो अपने हाथ की उंगलियों से खेल रहा था। तभी अग्नि उसके सामने आते हुए बोली, क्या सच में? नील कोई जवाब नहीं देता। ये देख अग्नि पूछते हुए, वैसे नाराज क्यों हो? उसकी बात सुन नील अपनी एक आईब्राव रेस कर उसे देखने लगता है, जैसे अग्नि को जताना चाहता हो कि वो अब भी ये पूछने की हिम्मत कर रही है। अग्नि बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? नील एक आह भरते हुए बोला, फॉरगेट इट, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। नील का सवाल सुन अग्नि पाउट करते हुए बोली, क्यों मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती? उसकी बात सुन नील अपने हाथ बांधते हुए, क्यों, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? कहीं मैं फिर से बहक गया तो? इतना कह वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुकने लगता है।
अग्नि को उसकी आंखों में वही शैतानी नजर आती है जो उसने जंगल में महसूस की थी उसके किस करते समय। वो इंसिडेंट याद आते ही अग्नि का चेहरा लाल हो जाता है। नील चांद की रोशनी में भी उसके चेहरे की बदलती हुई रंगत को देख सकता था। अग्नि को अपना चेहरा जलता सा महसूस हो रहा था और जैसे दिल में एक हलचल। वो वहां से जाते हुए बोली, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नील, जल्दी आना। इतना कह वो जैसे ही जाने को हुई तभी नील अचानक से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है उस समय जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे उस स्टूपिड से फूल की वजह से हुआ। नील की बात सुन अग्नि की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो पीछे पलट के नहीं देखती। उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में जैसे इस वक्त नील की बातों का बवंडर उठ रहा हो। उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। अग्नि को कुछ भी न कहते देख नॉल उसके हाथ को छोड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम उस सब के बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो जो कुछ भी था कम से कम तुम्हारे उस स्टूपिड फूल की वजह से तो नहीं था। इतना कह वो एक बार फिर उस बहते हुए झरने को देखने लगता है। तो वही नील की पूरी बात सुन अग्नि के होठों पे बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है, लेकिन साथ ही नील का यूं उसके हाथ को छोड़ देना उसे अच्छा नहीं लगता। वो पीछे पलट के नील को देखती है तो नील उसके बजाय उस बहते हुए झरने को देख रहा था। ये देखा अग्नि हाथ बांधते हुए अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, अच्छा तो तुम कह रहे हो वो उस स्टूपिड फूल की वजह से नहीं था। नील एक नज़र अग्नि को देखता है। वो हाथ बांधे आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस लिए उसी को देख रही थी, जैसे उससे कुछ जानना चाहती हो। अग्नि आगे बोली, अगर वो फूल की वजह से नहीं था तो किस वजह से था? कैन यू एक्सप्लेन मी? इतना कह वो वहां के पत्थर से टेक लगाए खड़ी हो जाती है और नील के जवाब का इंतजार करने लगती है। नील उसे देखते हुए, क्या तुम सच में नहीं जानती या दोबारा सुनना चाहती हो? उसकी बात सुन अग्नि मुस्कुराते हुए बोली, तुमने कुछ कहा क्या? नील अपना हाथ अग्नि की पीछे वाली चट्टान पे टिका अग्नि की आंखों में इंटेंस नजरों से देखने लगता है। वो अग्नि को देखते हुए बोला, नहीं तो वो क्या है न तुम्हें बातें समझ में नहीं आती तो सोच रहा हूँ प्रैक्टिकली बता दूं। नील की बात सुन अग्नि की आंखें फैल जाती है। नील होठों पे हंसी और आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। अग्नि उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा हो बढ़ती जा रही है? नील की दुकान। उसकी बात सुन नील उसकी हाथ को पकड़ अपने करीब खींचते हुए बोला, हिम्मत तुमने देखी कहाँ है? नील की इस हरकत पे अग्नि अवाक रह जाती है। सच में नील की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। नील की बात सुन अग्नि उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम सच कह रहे हो ना? ये सच में उस फूल का असर नहीं है ना? नील उसकी बात सुन आंखें रोल करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? उसे यूं फ्रस्ट्रेटेड होते देख अग्नि को काफी मजा आ रहा था। अग्नि बोली, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है। उसकी बात सुन नील अपने चेहरे को अग्नि के चेहरे के एकदम करीब ले जाते हुए बोला, वेल अगर ये उस फूल का असर भी है तो मैं चाहता हूँ ये असर कभी खत्म न हो। तुम्हारा क्या कहना है? अग्नि उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। चाहती तो वो भी कुछ ऐसा ही थी। अगर मैं फूल का असर था जब भी कपेया की मात्रा फई गुना था। नॉल इतना कह एक बार फिर उसके होठों की हिबकाता है, लेकिन कुछ का फासला रखते हुए अग्नि जो बोला, निग अपनी आंखें कस मीच लेती है, लेकिन नर्वसनेस बहुत कुछ बयां कर रही थी। यूं तो उसका हाथ एक हाथ नील के साथ में था, लेकिन दूसरे हाथ की एक उसकी ड्रेस में कल चुकी थी। नील उसे खामोश देख एक वार्मिंग टोन में बोला, अगर तुमने 5 सेकंड्स के अंदर मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैं इसे तुम्हारी वह समझेंगा। नील की बात सुन अग्नि की आंखें खुल जाती है और वो एक एक नील को देखने लगती है, जो उसके जवाब के आस में उसे ही देख रहा था। अग्नि समझ चुकी थी कि वो उसे ये सब चिढ़ाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसने ही नील से जंगल में उससे कहा था कि वो उसे बिना पूछे किस कैसे कर सकता है, और अब वो उसे परेशान करने के लिए ऐसा नाटक कर रहा है। अग्नि मन में नील को कोसते हुए, देखो तो कैसे संत बन रहा है, जैसे पहले बड़ा पूछ के किस किया था। जगनी आंखें रोलकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। नील का पासा अब उसी पे भारी पड़ने वाला था, लेकिन क्योंकि अब वो कह चुका था, इसलिए जैसे ही 5 सेकंड हुए नील न चाहते हुए भी उससे दूर होने लगता है, क्योंकि वो अग्नि के परमिशन के बिना उसे किस नहीं करना चाहता था। लेकिन इससे पहले वो दूर जाता, अग्नि अपने दूसरे हाथ से उसे उसके कपड़ों से अपने करीब करते हुए उसके होठों पे अपने होठों को रख देती है। अब शौक होने की बारी नील की थी। शायद उसने अग्नि को कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर दिया था, लेकिन नील भी जल्द होश संभालते हुए अग्नि का किस में साथ देने लगता है।
ये दोनों की ऑफिसली थर्ड किस थी। कुछ देर बाद जब दोनों अलग हुए तो दोनों की सांसें गहरी हो चुकी थी। नील अग्नि के फॉरहेड से अपने अपने फॉरहेड को जोड़ते हुए उसे देख रहा था। अग्नि की पलकें झुकी हुई थी। वो बीच बीच में नील को देख फिर से उससे नजरें चुरा जाती, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही थी। नील मुस्कुराते हुए, बनना चाहोगी क्या मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड। अग्नि हैरत के साथ, ऑफिशियल गर्लफ्रेंड। नील हाँ में सिर हिलाते हुए, हम यहाँ से जाने के बाद सबको बता देंगे। उसकी बात सुन अग्नि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अग्नि हैरत के साथ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। नील बस हो में सिर हिला देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी सबके बीच आ जाते हैं। अग्नि देखती है सब थके होने की वजह से रेस्ट कर रहे थे। हिमानी भी रुद्र के कंधे पे सिर रख के सो गई थी। वो भी एक अच्छी सी जगह देख के वहां बैठ जाते हैं। नील जब भी अग्नि को देखता तो या तो वो मुस्कुराते हुए नजरें चुरा जाती या नील के चेहरे को दूसरी तरफ घुमा देती। नील को उसे टीज करने में बड़ा मजा आ रहा था। अग्नि भी नील के कंधे पे सिर रख उसके हाथ को पकड़ उसकी उंगलियों के साथ खेल रही थी। वो दोनों कोई भी बात नहीं करते, क्योंकि वहां मौजूद चूहिया अफयमी के कान कुछ ज्यादा ही तेज थे। वैसे तो वो भी वत्सला के साथ आराम कर रही थी, लेकिन रिस्क क्यों लेना। कुछ ही समय में सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी आंखों पे पड़ते ही रुद्र, वत्सला, नील, हेती और इरी नींद खुल जाती है। समीर, क्रिस्टिन, हिमानी, अग्नि, यमी अभी भी सो रहे थे। उन्हें देख के किसी का भी उन्हें उठाने का मन नहीं होता, लेकिन आगे भी तो बढ़ना था, क्योंकि रास्ता लंबा था और समय कम। 2 दिन तो पहले ही बीत चुके थे और आज उनका तीसरा दिन था, यानी कि वज्र नगरी तक पहुंचने के बस 2 दिन और। जैसे ही सब उठे, सब झरने के पानी से हाथ मुंह धो के फ्रेशन अप हो जाते हैं और जंगल से निकलने के लिए रास्ता खोजने लगते हैं। थके और भूख की वजह से सब काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कल से उन्होंने बस पानी ही पिया था। सब थके हारे किसी तरफ जंगल को पार करते हैं। ऐसा करने में उन्हें दोपहर हो जाती है। जब वो सब जंगल से बाहर पहुंचे तो वहां पहले से ही उनका कोई इंतजार कर रहा था। क्या होगा आगे? क्या अग्नि और नील की लव स्टोरी आ गई है? 486 इरावन की चाल। द हिमालयन गर्ल, चैप्टर 487। इरावन का षड्यंत्र। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सैम, रेकर, यश, निकिता जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स कर दी है। आप चेक कर लेना। और रुद्र की तो चलिए कुछ करते हैं। यश, आपको फरमाइश पूरी। और रही बात हिमानी, तो अब तक हमने देखा कि सब जैसे ही नंदन वन से बाहर पहुंचे तो कोई पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। सब उसे देख आश्चर्य में थे। ये और कोई नहीं बल्कि इरावन था। इरावन को सामने देख हेती के हाथ की मुट्ठियां कस जाती हैं, लेकिन साथ ही उसे भय भी था। हेती धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, इरावन। हेती के चेहरे पे घबराहट साफ देखी जा सकती थी, लेकिन वो घबराहट अपने लिए नहीं बल्कि उसके मित्रों के लिए थी। इरावन अपने हाथ पीछे बांधे हवा में बिना किसी सहारे के खड़ा था। ये देख समीर धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, यहाँ हम कल से चल चल के थक गए हैं और इसे देखो हवा में लटक के आराम फरमा रहा है। उसकी बात सुन हिमानी उसे शुश का इशारा कर देती है। तभी इरावन जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए हेती से बोला, तुम्हें क्या लगा हेती, तुम मुझसे बच के निकल जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? वैसे शायद विष ने अपना असर अच्छे से नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, हमसे ज्यादा विष शायद ही किसी वस्तु में होगा। इरावन की बात सुन हेती कुछ नहीं कहता, लेकिन वत्सला हंसते हुए मंजिया लहजे में बोली, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, एक नाग भी तुमसे कम विषैला होगा। इरावन को सलाह की बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो उसे कुछ नहीं हता, बल्कि वापस से हेती को देखते हुए बोला, तुम तो जानते ही हो कि मैं कैसा हूँ। वैसे मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें सेना नायक के हवाले कर सकता हूँ। लेकिन इतना कह वो हेती की ओर चल देता है, लेकिन तभी वत्सला आगे आते हुए बोली, लेकिन क्या इरावन? इरावन वत्सला को देखते हुए बोला, लेकिन इतना कह वो मुस्कुराते हुए जैसे ही वत्सला को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, वत्सला उसके हाथ को झटक देती है, जिस वजह से इरावन का चेहरा काला पड़ जाता है। लेकिन फिर वो वत्सला को देखते हुए बोला, वत्सला कहीं आपका ऐसा करना आपके हेती के लिए और भारी न पड़ जाए। इतना कह वो तिरछी मुस्कान के साथ वत्सला को देखने हुए अपने हाथ को वापस खींच लेता है। तो वही वत्सला हेती के बारे में सोच के परेशान हो जाती है। वो थोड़ा अधीर होकर पूछते हुए बोली, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब क्या करना चाहते हो तुम? इरावन
वत्सला की हेती के लिए केयर देख तंजिया हंसी हंसते हुए बोला, क्या बात है वत्सला, आज तक आपने हमारी तो कभी इतनी चिंता नहीं की, फिर हेती के लिए इतना प्रेम क्यों? ये देख अग्नि बोली, कहानी का विलेन। वैसे तो हमें विलेन अच्छे कहते हैं, लेकिन ये तो सास बहू ड्रामे जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके बैठा है। अगर लड़ना ही है तो सामने से आके लड़े ना। अग्नि की बात सुन नील को हंसी आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, कहीं ऐसा ना हो इसके एक्शंस हम पे ही भारी पड़ जाएं। अग्नि टीजिंग स्माइल के साथ नील को देखते हुए अभी से डर गए। अगर मान लो कभी सच में लड़की को बुरे गुंडों से बचाना हो तो क्या करोगे? उसकी बात सुन नील धीरे से झुक के उसके कान में बोला, अगर वो लड़की तुम हुई फिर तो मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए। इतना कह वो आई विंक कर देता है। तो वही अग्नि को उसकी बात पे हंसी आ जाती है। तभी वत्सला की आवाज उनके कानों में पड़ती है। वत्सला उसे देखते हुए बोली, तुम इसका जवाब अच्छी तरह जानते हो इरावन, लेकिन हमें तुम्हारी नफरत की वजह समझ में नहीं आती। इरावन वत्सला की बात सुन आंखों में गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव लिए हेती को देखने लगता है, जैसे उसने कोई गुनाह किया हो, और वो गुनाह हेती का नहीं बल्कि वत्सला का हेती के लिए प्रेम था। भले ही वत्सला ने कहा नहीं, लेकिन इरावन बहुत पहले से इस बारे में जानता था। तभी वो पलट के वापस से वत्सला को देखते हुए बोला, हमारी नफरत की वजह भी आप अच्छे से जानती हैं, किंतु फिर वो वापस से हेती की ओर देखते हुए बोला, हमारे पास आप दोनों के लिए एक सूचना है। हेती उसे घूर के देखते हुए बोला, कैसी सूचना? तभी इरावन हंसते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है, आप हमें अपने नए मित्रों से नहीं मिलवाएंगे? सब खामोशी के साथ इरावन को देख रहे थे। वैसे ये आपने अच्छा नहीं किया हेती, बेचारे इतनी दूर से आए हैं और आप इन्हें अपने साथ दर दर अपने साथ भटका रहे हैं। चच, ये कहते हुए वो हेती का एक चक्कर लगता है। ये देख यमी धीरे से बोली, हम ऐसे भटक रहे हैं इसकी वजह भी तो यही है। तभी इरी उसे खामोश रहने को कहता है, लेकिन यमी आगे बोली, लेकिन हम सत्य कह रहे हैं। हेती के विरुद्ध षड्यंत्र रच के स्वयं सब कुछ छीन लेना चाहता है। ये तो हमारे पास कोई साक्षी नहीं है, वरना। तभी इरावन उसे देखते हुए बोला, वरना क्या यमी, क्या करती तुम? इरावन के मुंह से अपना नाम सुन यमी घबरा जाती है और इरी के पीछे खुद को छुपा लेती है। ये देख इरावन जोर से हंस देता है। वो हंसते हुए हेती से बोला, तुम और तुम्हारे मित्र इतने ही डरपोक होंगे, हमसे सोचा नहीं था हेती, तभी तो तुम भाग गए। फिर वो वापस से यमी को देखते हुए बोला, तुम्हारा हेती पूरी तरह जाल में फंस चुका है। अब तो स्वयं महादेव भी तुम्हारे हेती की सहायता नहीं कर सकते, और वैसे भी हम तो यहाँ सिर्फ एक सूचना देने आए थे। इतना कह वो वापस से हेती के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जानते हो क्या? इतना कह वो हेती के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, गुरुदेव को लगता है कि तुमने उनकी प्रिय पुत्री वत्सला का अपहरण किया है। इरावन की बात सुन सब हैरान हो जाते हैं। सब कभी वत्सला को देखते तो कभी इरावन को। वो सच ने कुछ भी कर सकता था। वत्सला थोड़ा अधीर होते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? हेती ने हमारा कोई अपहरण नहीं किया। उसकी बात सुन इरावन जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख वत्सला और हेती हैरत के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वही हिमानी रुद्र से बोली, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा प्रोफेसर साहब, जरूर इस इरावन ने कोई झोल किया है। वैसे सच कहूं सो पापी इंसान मरे होंगे तब जाके ये इरावन का बच्चा पैदा हुआ होगा। तो वही रुद्र खामोशी के साथ सामने देख रहा था। इतना एक वो समझ गया था कि इरावन कुछ तो करने वाला है। तभी वो मुस्कुराते हुए हिमानी से कुछ कहता है, और उसकी बात सुन हिमानी मुस्कुरा देती है, जबकि इरी और यमी एक दूसरे को देख कंधे उचका देते हैं, क्योंकि भले ही उन्होंने उनकी बातें सुनी थी, लेकिन रुद्र में कुछ बातें अंग्रेजी में कही थी। तभी इरावन हंसते हुए बोला, और आप ये बात किस किस को समझाएंगी गुरु कन्या? सब यहाँ तक कि आपके पिता को भी विश्वास है कि हेती ने आपका अपहरण किया है। इतना कह वो एक बार फिर हंसने लगता है। तभी वत्सला अपनी तलवार निकाल ले उसे इरावन के गले पे रखते हुए बोली, बस करो इरावन, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण इसी समय निकाल लेंगे। ननन, गुरु कन्या, ऐसी भूल कदापि भी मत करना, वरना आए तरफ हमें कुछ हुआ और उस तरफ आपके हेती की शूली पे लटका दिया जाएगा। इतना कह इरावन उसकी आंखों में देखते हुए तलवार को नीचे कर देता है। तभी हेती पूछते हुए बोला, तो तुम चाहते क्या हो? इरावन बिना देरी किए चेहरे पे नफरत के भाव के साथ, वही तुम्हारे प्राण। तभी वत्सला अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली, हद में रहो इरावन, तुम हमारे सामने एक रक्षक के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो, कहीं ऐसा करना तुम पे भारी न पड़ जाए।
वत्सला की बात सुन इरावन जोर जोर से हंसने लगता है। हेती उसकी हंसी की वजह जानता था, क्योंकि वो पहले ही आपने दाव चल चुका था और इस एक दिन में उसने उसकी अनुपस्थिति का और भी ज्यादा फायदा उठाया था। ये देख वत्सला परेशान सी उससे पूछते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो इरावन? इरावन मुस्कुराते हुए वत्सला की चिन को हाथ में पकड़ते हुए बोला, क्या आप नहीं जानती वत्सला? इरावन की इस हरकत पे हेती के हाथ की मुठ्ठियां कस जाती है और तभी वत्सला उसके हाथ को झटकते हुए बोली, और तुम्हें क्या लगता है, ऐसा करने के बाद तुम हमें पा सकते हो? इरावन होठों पे तंजिया मुस्कान के साथ, होना तो आपको मेरा ही होगा, फिर आप चाहें या न चाहें। वैसे अगर आप चाहती है कि हम आपके हेती के प्राणों को बख्श दें तो हमारे साथ चलिए, नहीं तो हेती के लिए परिस्थिति और भी ज्यादा विकट हो जाएगी और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देख हेती का सबर भी जवाब दे जाता है। वो इरावन को देखते हुए बोला, इरावन, बस भी करो, हमने उस दिन आपसे कहा था कि आप हमें स्वयं के सामने खड़ा पाएंगे, इसलिए वत्सला से दूर रहिए। लेकिन इरावन हेती को नजरअंदाज कर वत्सला के आगे अपना हाथ बढ़ा देता है। क्या होगा आगे? क्या हेती को बचाने के लिए वत्सला मान जाएगी इरावन की बात? आखिर क्या सोचा है रुद्र ने? चैप्टर 487 वत्सला की चाल, द हिमालयन गर्ल। चैप्टर 487 वत्सला की चाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सैम, काकली, यश, निकिता, रेकर एंड कोमल जी, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। यश और कोमल जी, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन पता नहीं स्टोरी खींचती ही चली जा रही है। करती हूँ कोशिश, चिंता मत करना, ये कल का ही एपिसोड है, आज का रात को आ जाएगा। आजकल कुछ बिजी चल रही हूँ, सॉरी देरी के लिए। तो अब तक हमने देखा कि इरावन वत्सला को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये देख हेती की मुठ्ठियां कस जाती हैं, लेकिन वो वत्सला को देखने लगता है तो वही वत्सला इरावन को देखते हुए तंजिया हंसी हंसने लगती है। फिर वो 2 कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी बात मानेंगे? और रही बात तुम्हारी हेती के लिए परिस्थितियां विकट करने की, तो वो तुम पहले ही कर चुके हो। तुम जैसे मित्र से तो शत्रु अच्छे हैं, कम से कम पीठ पीछे वार तो नहीं करते, और करे भी तो कम से कम हृदय में आघात तो नहीं होता। हेती की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने आप जैसे शत्रु को अपना मित्र समझा। वत्सला की बातें सुन इरावन तंजिया हंसी हंसते हुए बोला, अब भी सोच लीजिए गुरु कन्या, कहीं ऐसा ना हो आपका हमें मना करना आपके हेती के लिए भारी पड़ जाए। और हम आपको एक बात तो बताना भूल ही गए। वो क्या है न गुरु कन्या? इतना कह वो हेती को देख इशारा जाते हुए बोला, सबको लगता है कि हेती स्वयं को बचाने के लिए आपका अपहरण करके भागे हैं, और आप जानती हैं ये कितना बड़ा अपराध है। ये देख हेती और वत्सला चौंक जाती है। तो वही क्रिस्टीन पूछते हुए बोली, अपराहन। तभी समीर उसे करेक्ट करते हुए बोला, अरे अपराहन नहीं, अपहरण मतलब किडनैप। उसकी बात सुन क्रिस्टीनो कह सामने देखने लगती है और मन में कहती है, कहाँ आके फंस गया क्रिस्टीन। ऐसा लग रहा है कोई फैंसी एंशिएंट चीना से ड्रामा चल रहा है, पता नहीं कब इससे बाहर निकलेगा। यही सोच के वो आसपास देखने लगती है, जहाँ एक तरफ जंगल और एक तरफ सिर्फ खुला मैदान था। तभी वत्सला इरावन से आश्चर्य के साथ देखते हुए बोली, लेकिन जब अपहरण हुआ ही नहीं तो अपराध कैसा? वत्सला की बात सुन इरावन राक्षसी हंसी हंसते हुए बोला, अपराध तो ये कर चुके हैं वत्सला, आपको साथ ले जाके। वैसे हम आपको एक और बात बताना ही भूल गए। ये देख अग्नि बोली, इसे भूलने की बीमारी है क्या? एक ही बारी में सब क्यों नहीं बता देता? क्यों सस्पेंस बढ़ा रहा है? उसकी बात सुन नील बोला, अब ये तो वही जाने। तभी इरावन अपनी बात को पूरा करते हुए बोला, हेती को बंदी बनाने के आदेश बदल दिए गए हैं, क्योंकि इनका अपराध इतना बड़ा है कि अगर ये आत्मसमर्पण न करें तो इन्हें मारने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। इरावन की बात सुन सबके चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। ये देख हेती को हंसी आ जाती है। ये देख सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पे हंसना सच में बेवकूफ़ी थी, जब मौत सिर पे मंडरा रही हो। ये देख इरावन भी चौंक जाता है, जो पहले काफी खुश लग रहा था अब वो कंफ्यूज्ड सा हेती को देखते हुए बोला, लगता है हमारी बातों का आपके दिमाग में कुछ ज्यादा ही गहरा असर हुआ है, जो अब भी हंसने की हिम्मत कर रहे हो। हेती उसकी बात सुन इरावन की आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप हमें मारने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, हमने सोचा नहीं था। हेती की बात सुन इरावन मुस्कुराते हुए हेती के कंधे पे हाथ रख मुस्कुराते हुए उसके पीछे की ओर चक्कर लगाते हुए बोला, सोचा तो आपने ये भी नहीं होगा।
इतना कह वो उसकी पीठ के जैसे ही खंजर से वार कर देता है, लेकिन तभी रुद्र एकदम से आगे आके उसका हाथ पकड़ लेता है। इरावन एकदम से चौंक जाता है। उसने सोचा नहीं था कि कोई यूं उसके हाथ को पकड़ रोक लेगा। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, पीठ पीछे वार काय करते हैं इरावन। सब ये देख घबरा जाते हैं। तभी इरी और यमी भी हेती के अगल बगल में खड़े हो जाते हैं। हेती जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो इरावन के हाथ में खंजर था। ये देख हेती को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी शक्तियों से उस खंजर को दूर फेंक देता है। इससे पहले वो कुछ कहते तभी वहां एक पोर्टल खुलता है, जिससे सेना नायक अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वो हेती को देखते हुए बोली, हेती रुक जाए। तो वही उन्हें आते देख इरावन अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल लेता है, क्योंकि ये उसके लिए मौका था फिर से अपनी घटिया चाल चलने का। तभी वत्सला उन्हें देखते हुए बोली, सेनापति इसमें हेती की कोई। लेकिन वो आगे कुछ कहती तभी सेना नायक वत्सला को झुक के प्रणाम करते हुए बोला, गुरु कन्या, आपको सुरक्षित देख के खुशी हुई। गुरुदेव आपको लेकर काफी ज्यादा चिंता में है। उनके स्वास्थ्य पे भी इसका काफी ज्यादा असर हुआ है। वत्सला अपनी पिता के स्वास्थ्य के बारे में सुन के परेशान हो जाती है। तभी रावण तंजिया मुस्कराते हुए मानसिक तरंगों का इस्तेमाल करते हुए वत्सला से बोला, हम आपको और एक बात बताना तो भूल ही गए वत्सला। वत्सला हैरत के साथ इरावन को देखने लगती है। तभी इरावन आगे बोला, आपके पिता पर से विष का प्रभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, या यूं कहें फिर से उनके प्राण संकट में है। इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा ही कीजिए। आप बिना किसी को सत्य बताए हमारे साथ चलिए। और कोई भी चतुराई दिखाने का प्रयास किया तो वहां आपके पिता की मृत्यु होना तय है। इरावन की बात सुन वत्सला के हाथ की मुठ्ठियां कस जाती है, लेकिन अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो वही इरावन विजय मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। तभी सेना नायक अपने सिपाहियों से बोला, हेती को बंदी बना लिए जाए और उनके साथ उनके साथियों को भी। ये देख वत्सला हेती के लिए घबरा जाती है। तभी हेती उन्हें देखते हुए बोला, सेनापति पहले हमारी बात तो। लेकिन सेनापति उन्हें हाथ दिखा रोकते हुए बोला, माफ करना हेती, लेकिन ये आदेश स्वयं गुरुदेव के है। सेनापति हेती के बारे में जानता था और उसका काफी सम्मान भी करता था, इसलिए वो अभी भी उससे काफी विनम्रता के साथ बात कर रहा था। लेकिन अगर हेती आज आत्मसमर्पण करता तो इरावन उसके लिए और भी ज्यादा समस्या उत्पन्न कर सकता था। तभी वास्तला इरावन से टेलीपैथी के जरिए बोली, ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं तो हेती और बाकी सबको यहाँ से जाने दो। इरावन वत्सला की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, अपने क्या हमें मूर्ख समझ रखा है वत्सला? शत्रु को ऐसे ही छोड़ देना हमारे स्वभाव में नहीं है, और आप ये बात अच्छे से जानती हैं। इरावन की बात सुन वत्सला बोली, तो ठीक है, हम भी आपके साथ नहीं जाएंगे। इतना कह वो टेलीपैथी के जरिए हेती और बाकी सबको वहां से भागने के कहती है। तो वही इरावन वत्सला को पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि वत्सला आगे क्या करने का सोच रही है। हेती भी उससे पहले कुछ कहता, वत्सला उसे जैसे तैसे मना लेती है। सब तैयार थे। हेती वत्सला से बोला, क्या ये सही होगा? वत्सला उसे आंखों ही आंखों में आश्वसित करती है। हेती उसे देखते हुए बोला, तो ठीक है, हम सबका ध्यान बटाते हैं, आप सब बारी बारी। लेकिन तभी वत्सला बोली, ये हम करते हैं। हेती कुछ कहता कि तभी वत्सला अपनी चाल चल चुकी थी। वो सबका ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोली, पिताजी को क्या हुआ है सेनापति? उनका उपचार तो वैद्य ने कर दिया था। वत्सला की बात सुन सेनापति उसे बताता है कि उनका शरीर अब भी कमजोर है। तभी वत्सला इरावन को टेलीपैथी के जरिए बोली, ये सब तुमने किया है ना? बताओ इस बार क्या किया है तुमने? उसकी बात सुन इरावन मुस्कुराते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर आज आप हमारे साथ नहीं आए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो वही हेती ने छोटा सा पोर्टल खोल के सबको उससे निकलने का इशारा कर दिए था, जो उन सबके पीछे ही था, जिससे किसी को वो नहीं दिखता। सब बारी बारी वहां से निकल गए थे। तभी हेती वत्सला को साथ चलने का इशारा करता है, जो इरावन भी देख लेता है। वो सिपाहियों से बोला, पकड़ो उन्हें। लेकिन हेती जल्दी से वो पार कर जाता है। वो वत्सला का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वत्सला अपनी बैट के साथ बंदी पोटली को उस तरफ फेल के अपनी शक्तियों से उस पोर्टल को बंद कर देती है। ये देख इरावन का गुस्सा बढ़ जाता है। वो वत्सला को दोनों कंधों से पकड़ते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन वत्सला के होठों पे तिरछी मुस्कान थी। तभी वो इरावन के हाथों को झटकते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई
एक गुरुकन्या से ऊंची आवाज में बात करने की। फिर वो सेनापति को देखते हुए बोली, हमें पिताजी के पास ले चलिए। सेना नायक इतना तो जानते थे कि वत्सला का ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी, क्योंकि हेती को महल से भागने से पहले ही वो उनसे मिल चुकी थी, और फिलहाल ये सब वत्सला की युक्ति प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। सेना नायक भी अपना सिर हल्के से झुकाते हुए वत्सला से बोला, चलिए हम आपको ले चलते हैं। तो वही इरावन के सारे मंसूबों पे पानी फिर गया था। वो खुद से ही बोला, ये आपने अच्छा नहीं किया वत्सला, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम अब आप तो हमारे सामने होंगी। तो वही हेती इस समय एक ऊंची पहाड़ी पर था और अपने हाथ में पकड़ी उस पोटली को देख रहा था जिसे काल संजीवनी थी। तभी रुद्र उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, चिंता मत करो हेती, वो सब संभाल लेगी। हेती उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला देता है। तभी हिमानी बोली, तारांकन तो अब किसी ने सोचा है आगे क्या करना है? क्या होगा आगे और क्या करेगा इरावन? क्या वत्सला की चाल पर जाएगी उसी पे भारी? चैप्टर 488 आगे की योजना। द हिमालयन गर्ल, चैप्टर 488 आगे की योजना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सैम, यश एंड निकिता फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। कल देरी से चैप्टर देने के लिए माफ़ी चाहूंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हानि की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि वत्सला सबको उस जगह से निकलने के लिए कहती है। हेती पोर्टल ओपन सबके साथ निकल जाता है, लेकिन वत्सला वही रहने के फैसला करती है और पोर्टल को बंद कर देती है ताकि वो उन्हें फिलहाल इरावन से बचा सके। लेकिन उसने पोर्टल बंद करने से पहले हेती को काल संजीवनी दे दी थी। हेती घाटी पे खड़ा अपने हाथ में उस पोटली को देख रहा था। तभी रुद्र उससे कहता है कि वत्सला सब संभाल लेगी। उसकी बात पे हेती हाँ में सिर हिला देता है। तभी हिमानी उन्हें देख पूछते हुए बोली, अब आगे क्या करना है? किसी ने कुछ सोचा है? हेती कुछ कहता उससे पहले इरी उसे देखते हुए बोला, हेती आपको पहले चल के वैद्य जी से उपचार करवाना चाहिए। उसकी बात पे यमी भी हामी भरते हुए बोली, हाँ हेती, पहले आप अपना उपचार करवा लीजिए। हेती सबको देखने लगता है तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। ये देख हेती बोला, तो ठीक है, पहले वैद्यराज के पास चलते हैं। इतना कह वो एक बार फिर पोर्टल खोल देता है। सभी इस बार एक वाटिका बगीचे में पहुंच जाते हैं जहां एक बड़ा सा आश्रम था और बहुत से बच्चे वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। सामने छोटे छोटे मेज और उस पे रखे स्याही और मोरपंखी और कॉपी इसके नाम पे गोल्डन कोलाओ के ओल्ड पेजर्स, यानी कि यहाँ अभी भी पेन और पेंसिल और नोटबुक्स का आविष्कार नहीं हुआ था, जो सच में किसी फैंटेसी से कम नहीं था। ये देख सभी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, जिसे देख अग्नि मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता नील, हम सच में किसी और डायनेस्टी में आ गए हैं? आई मीन देखो ना। उसकी बात सुन क्रिस्टीन भी अग्री करते हुए बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो मुझे इससे हैरी पॉटर की फिक्शन सीरीज याद आ रहा है। यू नो वॉट गाइज, अगर मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट न होता तो मैं जेके रोलिंग की तरफ फिक्शन लिखना शुरू कर देता। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद मेरी यही प्लान है। तो वही उनकी बातें सुन समीर बोला, पहले यहाँ से निकले तो सही, फिर फ्यूचर प्लान करना। ऐसा ही चलता रहा ना तो धरती छोड़ो स्वर्ग के दर्शन भी नहीं होंगे। अतृप्त आत्मा बन यही पाताल के चक्कर काटते रहेंगे। उसकी बात सुन सब मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। ये देख नील मुस्कुराते हुए बोला, वैसे ये सब इतना भी बुरा नहीं है चाचू। समीर हाथ बांधते हुए, ओ रियली? तभी अग्नि समीर को देखते हुए बोली, हाँ चाचू, ये बुरा नहीं है, बस थोड़ा अजीब है। यमी उनकी बातें सुन लेती है। वो कमर पे हाथ रखते हुए बोली, इसमें अजीब क्या है? यमी की बात सुन अग्नि और नील दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन फिर मुस्कुरा देते हैं। तभी हिमानी यमी के कानों से खेलते हुए बोली, अजीब अजीब ये है कि हमारे यहाँ लोगों ने इतने खूबसूरत कान नहीं होते। इतना कह वो हंस देती है। उसके ऐसा करने ने यमी थोड़ा पीछे होते हुए अपने कानों को हाथ से कवर कर देती है। ये देख सबको हंसी आ जाती है और यमी उन सब से मुंह फूला के बैठ जाती है। तो वही हेती एक शिष्य से वैद्य जी को उनके बारे में सूचित करने को कहता है। थोड़ी ही देर में वो शिष्य उनसे वापस आके कहता है कि वैद्य जी उन्हें अंदर बुला रहे हैं। हेती सबके साथ अंदर चला जाता है। वैद्य जी इस समय अपने रसायन कक्ष में थे, जहाँ कई तरह ही जड़ी बूटियां और दवाएं चीनी मिट्टी के बतरानों में रखी हुई थी। उस कक्ष में एक अलग ही ऊर्जा थी और एक अजीब सी खुशबू भी। वो पूरा कक्ष जड़ी बूटियों और के लकड़ी की अलमारियों से भरा पड़ा था।
साथ ही वहां जमीन पे बैठने का प्रबंध और बड़ी सी मेज लगी हुई थी, जैसा हिमानी के घर और हेती के महल में डाइनिंग टेबल था। अंदर वही वैद्य थे जो उस रात हेती का उपचार करने आए थे। हेती उन्हें प्रणाम करता है। वैद्यराज भी मुस्कुराते हुए उन सभी को बैठने के लिए कहते हैं। तभी वैद्यराज अपने उस शिष्य को पेयजल का प्रबंध करने को कहता है। तो वही समीर मन में, और वैद्य जी, पानी नहीं खाने के लिए भी पूछ लीजिए, वरना मैं तो भूख से ही निपट लूंगा। समीर की मन के हाल से बेखबर रुद्र इस समय सब कुछ क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा था। हिमानी ने रुद्र की आंखों में वो चमक देख ली थी। वो रुद्र को कोहनी मार पूछते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं प्रोफेसर साहब? उसकी बात सुन रुद्र बस नमे सिर हिला देता है। तभी वैद्य जी हेती से बोले, सुना है आपके विरुद्ध आप ही के गुरु ने आत्मसमर्पण के आदेश जारी किए हैं। हेती उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वैद्यराज हेती के चेहरे के भावों को देख समझ जाते हैं कि हेती इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इसलिए ये देख वैद्य जी भी अपना सवाल बदलते हुए बोले, क्या आप काल संजीवनी लाए हैं? हेती, जी वैद्यराज। इतना कह वो उस पोटली से उस पुष्प की निकाल के उनकी ओर बढ़ा देता है। गुरुदेव उस पुष्प को देख मुस्कुरा देते हैं जो अभी भी चमक रहा था। वो उससे सिर्फ एक पंखुड़ी को निकलाते हैं। उनके ऐसा करते ही उस पंखुड़ी की चमक गायब हो जाती है, जैसे डाली से तोड़ा हुआ फूल के समय के उपरांत मुरझा जाता है। वो बाकी के पुष्प को हेती को वापस करते हुए बोले, आपके उपचार के लिए बस इतनी ही आवश्यकता है। ये देख हेती मुस्कुराते हुए बोला, हम इसका क्या करेंगे वैद्यराज? इसे आप ही रखिए। वैसे भी हमारे लिए ये सिर्फ एक पुष्प है, लेकिन आपके लिए एक औषधि। वैद्य जी हेती की उदारता को देख मुस्कुरा देते हैं और उस फूल को लेकर एक चीनी मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं और उस पंखुड़ी को ले जाके उसकी औषधि बनाने लगते हैं। सब उनके कार्य को देख रहे थे, जो अनुसनीय था और जादुई भी। सच में पाताल के डॉक्टर पृथ्वी के डॉक्टर से काफी अलग थे, बिल्कुल किसी जादूगर की तरह, जो अपनी जादुई शक्तियों से नहा रखे सामान को यहाँ से वहाँ कर रहे थे। तभी हेती रुद्र से बोला, यहाँ से निकलने के बाद हमें वज्रनगरी चलने की तैयारी करनी होगी। उसकी बात सुन रुद्र बोला, लेकिन हमारे पास केवल 2 दिन और हैं, क्योंकि हमें वापस भी जाना होगा। हेती रुद्र की समस्या समझ सकता था, लेकिन साथ ही वो कुछ परेशान भी हो जाता है, क्योंकि रुद्र की बात भी सही थी। तभी वहाँ वो शिष्य सबके लिए शरबत ले आता है। सब जल्दी से एक एक ग्लास उठा लेते हैं। वैसे भी सब काफी थक चुके थे। तभी समीर हेती को देखते हुए बोला, हेती शरबत के साथ कुछ खाने को भी मिल सकता है क्या? समीर की बात सुन हेती मुस्कुराते हुए, चिंता न करें, आपके खाने का प्रबंध भी हो जाएगा। ये देख सभी के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि भूख तो सबको लगी थी, लेकिन फिलहाल वो शरबत से ही काम चलाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद वैद्य जी एक चीनी मिट्टी के बर्तन से बनी कटोरी चाइना डिश साइंस वालों ने केमिस्ट्री लैब में जरूर देखी होगी। सबसे पहले उसमें मैंने क्रिस्टल्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा देते हैं और हेती को उस औषधि को पीने के लिए कहते हैं। हेती अपने सामने उस काले काढ़े को देखता है। ये देख हिमानी धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे अम्मा हमें सर्दी होने पर देती हैं। बिना चीनी के अदरक, गिलोय, इलायची और काली मिर्च का काढ़ा देती है। ये कहते हुए उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो हद से ज्यादा कड़वा होता था। हेती भी जल्दी से एक ही घूंट में उसे पी जाता है। तभी यमी वैद्य जी से पूछते हुए बोली, हेती इससे ठीक तो हो जाएंगे न? उसकी बात सुन वैद्य जी भी मुस्कुरा देते हैं। वैद्यराज हेती को देखते हुए बोले, हो सकता है इस औषधि की वजह से आपको नींद ज्यादा आए, लेकिन आप इससे एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। उनकी बात सुन हेती उनका आभार व्यक्त करता है। तभी वैद्यराज अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उससे पूछते हुए बोले, तो अब आपने क्या सोचा है हेती? इस विपदा से आप कैसे निकलेंगे? हेती उनकी बात सुन बस मुस्कुरा देता है, लेकिन वैद्यराज उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे आत्मविश्वास को देख सकते थे। तो वही वात्सला भी अपने महल आ चुकी थी, जहां उसके पिता अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। सेना नायक भी उनके साथ ही थे। जब वो उन्हें देखती है तो वो आंखें बंद किए बिस्तर पे लेटे हुए थे। वत्सला ये देख सेनापति को देखने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपने पिता को जगाए या नहीं, लेकिन तभी उसके पिता धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए वत्सला को देख धीरे से बोला, वत्सला। वत्सला अपने पिता के पास नीचे बैठते हुए उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, पिताजी अब आप कैसे हैं? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। तभी गुरुदेव आपकी कमजोर जी आवाज में बोले, वत्सला आप आ गई।
वत्सला हाँ में सिर हिला, होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, जी पिताजी। तभी वो सेनानायक को देखते हुए बोले, हाँ हम अपनी पुत्री से अकेले में बात करना चाहते हैं। उनकी बात सुन सेनानायक जी गुरुदेव कह वहां से बाहर चले जाते हैं। क्या होगा आगे और क्या बात करनी है गुरुदेव को, क्योंकि हेती रुद्र के 2 दिन वाली बात सुन हो जाता है परेशान। क्या हेती देगा रुद्र का मनी ढूंढने में साथ। चैप्टर 489 कालचक्र मार्ग, द हिमालयन गर्ल। चैप्टर 489 कालचक्र मार्ग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। थैंक यू रेखा, सैम, यश, निकिता जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। वैसे रेखा जी पूरी कोशिश जारी है पृथ्वीवासियों को पाताल से भगाने की, लेकिन क्या करूं, उड़ा के नहीं पहुंचा सकती। हाँ, अगर बिना सिर पैर की कहानी चाहिए तो कर सकती हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि हेती सबके साथ वैद्यराज के आश्रम में पहुंचता है, जहां वो हेती को काल संजीवनी की एक पनखुली से काढ़ा बना के देते हैं। हेती भी उस काढ़े को पी लेता है। तभी वैद्यराज उससे पूछते हैं कि उसने आगे क्या सोचा है, लेकिन बदले में हेती बस मुस्कुरा देता है। वैद्यराज हेती के चेहरे पे आत्मविश्वास देख सकते थे, इसलिए वो भी हेती से आगे कुछ न पूछना ही भलाई समझते हैं। वो मुस्कुराते हुए हेती से बस इतना कहते हैं कि उन्हें आशा है कि वो सब संभाल लेंगे। इतना कह वो मुस्कुरा देते हैं। तभी हेती उनसे आग्रह करते हुए बोला, वैद्यराज क्या भोजन का प्रबंध हो सकता है? फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे बोला, वो सबने कल से कुछ नहीं किया है। हेती की बात सुन वैद्यराज जोर से हंस देते हैं। वो हेती को देखते हुए बोले, हमें लगता है ये पहली बार है जब महान रक्षक हेती ने स्वयं किसी से कुछ मांगा है, और वो भी भोजन। फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, हम अभी प्रबंध करवाते हैं। इतना कह वो अपने शिष्यों को सबके लिए भोजन प्रबंध करने का आदेश देते हैं और स्वयं उठ के फिर से चीनी मिट्टी के बर्तनों को देखने लगते हैं। फिर कुछ देर रुक के वो में दाढ़ी सहलाते हुए बोला, होना तो उसे यही चाहिए था, हमने उसे कहाँ रखा होगा। यही सोचते हुए वो सब पात्रों को देखने लगते हैं। तो वही बाकी सब उन्हें देख हेती से इशारों में पूछते हैं। तो हेती भी अपने कंधे उचका देता है। वैद्यराज खुद से ही बोले लगता है, बूढ़े होने के साथ साथ हमारी स्मरण शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। तभी उन्हें एक बरनी में कुछ मिल जाता है, जिसे देख वो मुस्कुरा देते हैं। फिर वो सबके पास आकर बैठते हुए बोले, ये रही। उनके हाथ में इस समय एक हरे रंग की घास थी, बिल्कुल ध्रुवा की तरह, जो शायद स्टोर करने के बाद भी नहीं सूखी थी। वो उसे सबको दिखाते हुए बोले, ये शाक है, अगर आप सब इसे पानी के साथ ले लेंगे तो आपको कई दिनों तक क्षुधा नहीं लगेगी। ये देख क्रिस्टीन धीरे से पूछते हुए, अब ये क्या है और क्षुधा क्या होता है? उसकी बात सुन समीर को कुछ समझने नहीं आता कि वो उसे क्या एक्सप्लेन करे, इसलिए वो उसे देखते हुए बस इतना बोला, क्षुधा यानी कि भूख, और ये है ग्रास, घास हरी हरी। उसकी बात सुन क्रिस्टीन उसे घूर के देखती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि समीर उसका मजाक बना रहा है, लेकिन फिलहाल वो कुछ कहती नहीं। वैद्यराज की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके पास तो उसका एक बंडल था, जिसमें न जीने कितनी ही शाक थे। तभी वो कुछ शाक निकाल के हेती को देते हुए बोले, आप सब इसे पानी से ले सकते हैं। तभी हिमानी पूछते हुए बोली, वैद्य जी अभी तो मजबूरी है क्योंकि हमें खाना नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम कभी भूख लगेगी ही नहीं तो क्या हमें भोजन करना ही छोड़ना होगा? ये पूछते हुए वो चिंता में लग रही थी। हिमानी की बात सुन वैद्यराज को हंसी आ जाती है, तो वही उसके सवाल को सुन हेती, इरी और यमी को भी हंसी आ जाती है। तभी वैद्यराज हिमानी को बताते हुए बोले, नहीं पुत्री, ऐसा तभी तक होगा जब तक आप सब चाहें। जैसे ही आप भोजन करने बैठेगी आपको स्वयं ही क्षुधा लगेगी। उनकी बात सुन हिमानी बसो कह देती है, वैसे सच में ऐसी भी कोई जड़ी बूटी होती होगी, ये तो सबने कभी सोचा ही नहीं होगा। तभी रुद्र वैद्यराज से कुछ शाक अपने लिए भी मांग लेता है। सब रुद्र को हैरत के साथ देखने लगते हैं। तभी समीर बोला, तुझे ये क्यों चाहिए? हमें अर्थ में खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन रुद्र उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देख हिमानी रुद्र पे तंज कसते हुए बोली, लगता है समीर जी ऐसा करके प्रोफेसर साहब अपने घर का राशन बचाना चाहते हैं। इतना कह वो हंस देती है और समीर भी उसकी बात पे हामी भरते हुए कहता है, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। उनकी बात सुन बाकी सबको भी हंसी आ जाती है। तभी वैद्यराज सारी बची हुई शाक को एक कपड़े में बांध के रुद्र को देख मुस्कुराते हुए बोले, यहाँ पे ये बहुत मिलेंगी, लेकिन शायद आपको पृथ्वी पे ये न मिले।
इतना कह वो शाक का छोटा सा बंडल उसकी ओर बढ़ा देते हैं। रुद्र भी उन्हें संभाल के रख लेता है, जिसके बाद सभी मिलकर आश्रम में भोजन करते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद वो सभी शाक भी पानी के साथ ले लेते हैं ताकि उन्हें भूख न लगे। जिसके बाद वो वैद्यराज से आज्ञा लेकर हेती के साथ वन की ओर बढ़ जाते हैं। तभी रुद्र हेती को रोकते हुए बोला, रुकिए हेती। हेती पलट के रुद्र को देखने लगता है। ये देख रुद्र बोला, हेती हम जानते हैं कि आप इस समय एक बड़ी समस्या में हैं, लेकिन हमारा पृथ्वी पे समय पे लौटना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमें उस मार्ग के बारे में बता दे जिससे हम वज्र नगरी तक जल्दी पहुँच सके। रुद्र की बात सुन हेती किसी गहरी सोच में डूब जाता है। इरी और यमी ये देख एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वहीं समीर, क्रिस्टिन, अग्नि, नील और हिमानी खामोशी के साथ हेती को देख रहे थे, जो इस समय काफी गंभीर लग रहा था। तभी हेती अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोला, हमें उस मार्ग के बारे में बताने में कोई आपत्ति नहीं है रुद्र। लेकिन इतना कह वो थोड़ा रुक जाता है। हेती को बात के बीच में रुकते देख समीर उससे पूछते हुए बोला, लेकिन क्या हेती? हेती उसे देखते हुए बोला, वहां आप सबको खतरा है और हम आपको जानबूझ के किसी विपदा में नहीं डाल सकते। रुद्र हेती की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, खतरा कहाँ नहीं था हेती, लेकिन हम डर के बैठ तो नहीं सकते न। हेती रुद्र की बात सुन मुस्कुरा देता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में चिंता बनी हुई थी। तभी वो रुद्र से आगे बोला, हम आपको डराना नहीं चाहते रुद्र, लेकिन हम उस मार्ग पे पहले जा चुके हैं। उस समय हमने अपनी मृत्यु को अपनी आंखों के सामने पाया था। अगर उस समय इरावन ने हमें नहीं बचाया होता तो शायद आज हम जीवित नहीं होते। इसलिए ही हम इरावन के आज तक ऋणी थे। हम अपने इस जीवन को इरावन की देन समझते थे, लेकिन समय ने सब परिवर्तित कर दिया। जिन्होंने हमें बचाया वही आज हमने मानना चाहते हैं। कहीं न कहीं अब जाके सब समझ जाते हैं कि क्यों हेती उस दिन इरावन पे कोई नहीं करता और उसके दिए हुए विष को भी खा लेता है। पर तभी हिमानी हेती को देखते हुए बोली, लेकिन हेती जी, मित्रता में कभी ऋण नहीं होता। ये तो सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम अपने मित्र के लिए कुछ करते हैं तो वो हमारी भावना है, कोई उपकार नहीं। हिमानी की बात सुन हेती मुस्कुरा देता है। वो हिमानी को देखते हुए बोला, आप भले ही छोटी है, लेकिन रिश्तों को काफी अच्छी तरह समझती हैं। आपने सही कहा, मित्रता में उपकार नहीं होता और न ही ऋण। फिर वो रुद्र को देखते हुए बोला, क्योंकि अब कोई और मार्ग नहीं है, इसलिए हमें कालचक्र मार्ग से ही जाना होगा। समीर पूछते हुए, कालचक्र मार्ग? हेती हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, कालचक्र मार्ग एक ऐसा रहस्यमयी और खतरनाक मार्ग। यह मार्ग पातालों को आपस में जोड़ने वाला एक अद्वितीय चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें प्रवेश करना तो आसान है, परंतु बाहर निकलना लगभग असंभव। इस मार्ग से वज्र नगरी तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर रुक जाता है। तभी रुद्र बोला, लेकिन क्या? तभी इरी बोला, लेकिन ये मार्ग अति दुर्गम है। इसे काल का प्रतीक्षालय भी कहा जाता है, क्योंकि जो इस मार्ग पर भटक जाता है वह काल के पंजों में फंस जाता है। वहां के मायावी प्राणी पाताल लोक के राक्षसों से भी अधिक भयानक और ताकतवर हैं। ये प्राणी अपनी माया से पथिकों को भ्रमित करते हैं, उनके मन मस्तिष्क को भी अपने वश में कर सकते हैं। तभी यमी बोली, और मैंने तो ये भी सुना है कि मार्ग में हर कदम पर चुनौतियां हैं, भूगर्भ से उफनता हुआ लावा, रहस्यमयी दैत्य और अकल्पनीय मायावी चीजें जो कल्पना से परे हैं। इस रास्ते पर समय और स्थान का अस्तित्व अपना मायने खो देता है। उनकी बातें सुन समीर यमी से शिकायती लहजे में बोला, आप सब लोग हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं या डरा रहे हैं? ऐसे डरावने मार्ग बनाए ही क्यों हैं, जब उससे जिंदा निकलना अपने ऑलमोस्ट आप में इम्पॉसिबल है। और छोटी चुहिया, समय और अस्तित्व का तो पता नहीं, लेकिन कहीं हम पाताल में आके खो न जाएं। ये कहते हुए समीर का चेहरा लटक गया था। तभी हेती रुद्र से बोला, इसलिए ही हम आपको माना कर रहे थे रुद्र, क्योंकि वहां जाने वाले या तो इतिहास रचते हैं या तो इतिहास बन जाते हैं। क्या होगा आगे? क्या रुद्र छोड़ देना अपनी जिद या चुनेगा कालचक्र मार्ग को? क्या सब पहुंच पाएंगे वज्र नगरी? जब 490 बहादुरी और बेवकूफी में अंतर। द हिमालयन गर्ल, चैप्टर 490, बहादुरी और बेवकूफी में अंतर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से। थैंक यू रेका, निकिता एंड सैम जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। लेकिन बाकी किथे रह गए आज? दोस्तों ऐसा तो न किया करो यार, कितना इंतजार होता है आपका और आपके कमेंट्स का। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि रुद्र हेती से वज्र नगरी के छोटे रास्ते के बारे में पूछता है।
तो हेती उसे बताता है कि इस मार्ग में काफी ज्यादा खतरा है। उस रास्ते पे जाने वाले लोग या तो इतिहास बनाते हैं या तो स्वयं इतिहास बन जाते हैं। ये बातें वहां खड़े सिर्फ समीर को डराने के लिए काफी थी, जबकि बाकी सब अभी खतरे से अनजान थे। लेकिन अब रुद्र के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं थी, क्योंकि उन्हें जल्द ही पृथ्वी पे वापस भी जाना था और उनके पास अब सिर्फ 2 दिन थे। समीर जहां उस रास्ते के बारे में सुन के ही घबरा जाता है, तो वही रुद्र निश्चय कर चुका था। रुद्र हेती को देखते हुए बोला, रास्ता जैसा भी हो हम तैयार है। उसकी बात सुन हेती हाँ में सिर हिला देता है और मन में किसी से माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना विति, आज हम आपको दिए वचन को तोड़ने जा रहे हैं। उस वक्त को याद करते ही उसकी आंखों में हल्की सी नामी तैर जाती है, लेकिन जो कोई नहीं देख पाता। तभी हेती वहां का पोर्टल खोल देता है, लेकिन इस बार पोर्टल से निकलने वाली रोशनी चमकीली नहीं बल्कि काली और अंधकार से भरी हुई थी, जो अपने अंदर की काली शक्तियों का एहसास करवा रही थी। देखने में वो जैसे ब्लैक होल लग रहा था, जिसे देखने भर से ही मन भय से भर जाए, जो वहां खड़े खड़े भी महसूस कर सकते थे। तभी हेती सबको बताते हुए बोला, ये रहा कालचक्र मार्ग। हेती की बात सुन सब हमें सिर हिला देते हैं और उसके साथ पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही सब हैरान हो जाते हैं, और हैरानगी की वजह था वो जगह, जो देखने में ऐसी लग रही थी धधकते हुए लावे के बीच एक टापू, जहां की जमीन भी जली और देखने में काले रंग की थी। पेड़ पौधों का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, और रोशनी के नाम पे लावे से निकलती लाल रंग की रोशनी और गर्मी इतनी कि सबके पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो भरी दोपहरी में तपती रेत पे खड़े हो। ये देख क्रिस्टीन बोली, कितना गर्मी है यहाँ। उसकी बात सुन समीर मुंह बनाते हुए बोला, तो गोवा बीच थोड़े ही है, तो तुम्हें सी ब्रीज का मजा मिलेगा। अब ज्वालामुखी के बीचों बीच और मिलेगा भी क्या। तभी रुद्र चारों तरह देखता है और फिर हेती से पूछते हुए बोला, हमें किस ओर जाना है। उस जगह से 7 रास्ते जाते थे, जो 7 पातालों को आपस में जोड़ते थे, और इस बात वो जहाँ खड़े थे वो था सभी रास्तों का सेंटर, जहाँ पे सही रास्ते आके मिलते थे। उसकी बात सुन हेती बोला, हमें चौथे पाताल यानी महातल से होके जाना होगा, वहीं से हमें कालवन का रास्ता मिलेगा। हेती की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी हिमानी पूछते हुए बोली, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा रास्ता महातल की ओर जाता है। उसकी बात सुन हेती मुस्कुरा देता है। वो उसे दिखाते हुए बोला, ये रहा महातल का रास्ता। उसकी बात सुन सब हेती के हाथ की डायरेक्शन की ओर देखने लगते हैं। रास्ते के दोनों ओर लावा फूट रहा था, जो देखने में काफी डरावना था। ये देख हिमानी रुद्र का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्रोफेसर साहब, कहीं हमारा ये एडवेंचर हम ही पे भारी न पड़ जाए। उसकी बात सुन रुद्र जरा मजाकिया लहजे में उसे देखते हुए बोला, बस निकल गई सारी बहादुरी। पहले तो बड़ी एक्साइटेड लग रही थी। रुद्र की टोन थोड़ी टीजिंग थी, जिसे सुन हिमानी आंखें छोटी करते हुए बोली, प्रोफेसर साहब, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। हिमानी ने भले ही ये बात नाराजगी में कही थी, लेकिन वो सच कह रही थी। यूं तो रुद्र भी इस बारे में सोच रहा था, लेकिन वो सबके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन हिमानी की बात सुन रुद्र भी एक पल के लिए सोच में डूब जाता है कि कहीं इस रास्ते पे आके उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी समीर मन में बोला, जितना खूबसूरत पाताल है उतने ही बदसूरत उसके रास्ते। भला ये क्या बात हुई, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, और बीच में पगडंडी, उसमें चल मेरे भाई, जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे गिरे तो लाश छोड़ो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। यही सोचते हुए वो अब रुद्र को कोसने लगता है। तभी हेती सबको देखते हुए बोला, चलिए सब चलते हैं। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं और उस रास्ते पे हेती के पीछे पीछे आगे बढ़ जाते हैं। तो वही के अंधेरे गुफाओं में एक कोई था, जो सिंहासन पे बैठा हुआ था। उसके आसपास सिर्फ सन्नाटा था, एक अजीब सी खामोशी। चेहरे पे भी एक काले रंग का मुखौटा, जो देखने में और भी डरावना लग रहा था। उसके सिंहासन के पीछे 2 सींगों वाली दीवार पे ऊपर दैत्य का मुख जैसी आकृति, जिसके मुंह से लावा निकल रहा था और जो गिरते हुए पानी के झरने की तरह शोर कर रहा था। तभी वहां एक सिपाही उसके आगे झुकते हुए बोला, दैत्यराज, एक समाचार है। अपने दास की बात सुन वो उसे कहने का इशारा करता है। तभी वो दास उसे सूचना देते हुए बोला, महाराज, कोई है जो महातल की सीमा रेखा के लिए उस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। उस सिपाही की बात सुन सिंहासन पे बैठा वो व्यक्ति कुछ पल के लिए इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगता है।
उसकी हंसी इतनी भयानक थी, मानो पूरा पाताल हिल जाए। कुछ पल के लिए वो सिपाही भी उसकी हंसी सुन कांप जाता है। लेकिन वो क्या सोच रहा था, ये तो वही जानता था। क्या होगा आगे? कौन है ये व्यक्ति? क्या सब पे आने को कही एक नई मुसीबत? और किस वचन को तोड़ने की बात कर रहा था हेती?